स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आप सुन रहे हैं टक्कर का आदमी का क्लाइमेक्स पार्ट। गहरी सांस लेकर देवराज चौहान यादों के गलियारे से बाहर निकला। कलाई पर बंदी घड़ी में समय देखा। रात के 10 बज रहे थे। जगमोहन को जगन भाई के बारे में छानबीन करने गए घंटा हो चुका था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उठ खड़ा हुआ। उसे करोल बाग जाना था, जहां सुनीता की मां ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम में थी। शायद वहीं से सुनीता के बारे में कोई कारामद जानकारी मिल जाए, परंतु उसका दिल कह रहा था कि सुनीता के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह नोटों के साथ गई नहीं, उसे ले जाया गया है। वह दूसरे कमरे में पहुंचा। एक निगाह नोटों से भरे दोनों सूटकेसों और छोटी सी पेटी पर मारी। फिर दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया और कार में बैठकर करोल बाग की तरफ रवाना हो गया। चेहरे पर बेचैनी, चिंता और गंभीरता के मिले जुले भाव विद्यमान थे। देवराज चौहान रात 12 बजे तिलक नगर के मकान पर लौट आया। आते ही सबसे पहले उसने नोटों से भरे सूटकेस और पेटी को चेक किया। सब ठीक ठाक था। जगमोहन अभी तक नहीं लौटा था। वह बेसब्री से जगमोहन का इंतजार करने लगा। चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं बिछी हुई थी। सुनीता की मां से उसकी बात हुई थी। उसकी मां को वास्तव में सुनीता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 3 दिन से सुनीता मां से मिलने भी नहीं गई थी। आखिरी बार वह मां से यही कहकर गई थी कि नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जा रही है, कुछ दिनों के बाद लौटेगी। यह बात तो उसने खुद ही सुनीता से कही थी कि वह मां से ऐसा कह दे ताकि देर सवेर होने पर मां चिंता न करे। देवराज चौहान ने सुनीता की मां से इस तरह बात की कि मां को जरा भी शक न हुआ कि कुछ बुरा हुआ पड़ा है। पूछने पर देवराज चौहान ने खुद के बारे में यही बताया कि वह उसकी सहेली का भाई है। सुनीता कई दिनों से घर नहीं आई थी, इसलिए उसकी बहन ने सुनीता के बारे में पूछने के लिए कहा था। इस समय वह फैक्ट्री से आ रहा था कि सोचा सुनीता के बारे में पूछता चलूं। देवराज चौहान डॉक्टरों से मिला और सुनीता की मां का पूरा ध्यान रखने को कहकर वापस आ गया था। सुनीता की मां से बात करके उसे पूरा विश्वास हो गया था कि सुनीता के साथ कुछ बुरा हुआ है। अगर सुनीता के मन में इस तरह नोटों के साथ फरारी का प्रोग्राम होता तो वह डकैती के बाद एक बार तो अवश्य अपनी मां से मिलने नर्सिंग होम जाती, जबकि वह नहीं आई थी। अब जाहिर था कि जो भी गड़बड़ हुई जगन भाई की तरफ से ही हुई, क्योंकि सिर्फ वही विकासपुरी के फ्लैट के बारे में जानता था। इस विचार के साथ ही देवराज चौहान के होठ भिज गए, आंखें शोला बनकर सुलग उठी। जगमोहन रात 2 बजे आया। जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी और व्याकुलता नाच रही थी। आते ही उसने पानी पिया और फर्श पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए चिंता भरे स्वर में बोला, मुझे लगता है भारी गड़बड़ हो चुकी है। दल सिंह पाड़ा ने इस मामले में दखल दे दिया है। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मैंने पाड़ा के जुआ घरों में जगन भाई को ढूंढा। कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसके होने की उम्मीद हो सकती थी, परंतु वह तो क्या, उसकी हवा भी नहीं मिली। जगन भाई की जगह पाड़ा ने किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया है। काम कुछ घंटे पहले ही हुआ है। जगमोहन ने होठ काटते हुए कहा, अजमेरी गेट पर पाड़ा के जुआ घर से थोड़ी सी खबर मिली कि जो कि काम की है। वहां पर मेरी पहचान का एक आदमी काम करता है। मेरी कोशिशों के बाद उसने मुंह खोला कि जगन भाई हर शाम अपने दौरे की शुरुआत अजमेरी गेट वाले जुआ घर से ही करता था। आज शाम वह जो ही जुआ घर पहुंचा, रंजीत लूथरा का फोन आ गया। रंजीत लूथरा? हाँ, पाड़ा की वहशी लड़की चिंता पाड़ा का राइट हैंड है। बहुत ही खतरनाक हस्ती है। सिर्फ पाड़ा और चिन्ना पाड़ा के सामने बुद्ध बना रहता है। अगर इसे छूट दे दी जाए तो पागल हाथी की तरह हो जाता है। तो रंजीत लूथरा ने उसे बुलाया था। जगन भाई चला गया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं। यह कितना बजे की बात है? 6:30 बजे के आसपास का समय होगा और 7:30 से 8:30 के दरमियान विकासपुरी में सुनीता के साथ फ्लैट पर यह हादसा हुआ। देवराज चौहान के दांत पिच गए। तुम्हारा ख्याल ठीक है, जगमोहन की पाड़ा ने काम में दखल दे दिया है। यह कारनामा उसकी लड़की चिन्ना पाड़ा ने अंजाम दिया है। मुझे विश्वास नहीं आता कि जगन भाई ने मुंह खोल दिया है। जगन भाई ने ही मुंह खोला है। जगमोहन होठ भींचकर क्रूरता भरे स्वर में कह उठा, वह हरामजादा फंस गया होगा। जान बचाने का एक ही रास्ता बचा होगा कि अपना मुंह खोल दे। चिन्ना पाड़ा बहुत ही वैशी है।
उसके सामने जुबान बंद रखना संभव नहीं। अगर वह मुंह बंद रखता तो सुनीता चिंतापाड़ा के कब्जे में न जाती। चिन्नापाड़ा के बारे में जो सुना है, अगर वह वास्तव में वैसी है तो जगन भाई मुंह बंद कैसे रख सकता था? देवराज चौहान मौत कैसे स्वर में बोला। लेकिन इतनी जल्दी चिन्ना तक सारे मामले की खबर के साथ साथ जगन भाई का नाम कैसे पहुंच गया, यह बात वास्तव में आश्चर्यजनक है। बैंक मैनेजर तुम्हारा नाम जानता था, मेरा और सुनीता का चेहरा जानता था, वह जगन भाई को जानता नहीं। हो सकता है कि जाकर पाड़ा को सब कुछ बता दे। वैसे भी जगन भाई का चेहरा डकैती के समय हर पल रुमाल के पीछे छुपा था। देवराज चौहान की आंखों में अब मौत के भाव छाए हुए थे। जगमोहन, सारे मसले एक तरफ और सुनीता का मसला एक तरफ। मैं हर हाल में सुनीता को वापस चाहता हूं, हर कीमत पर। देवराज चौहान गुर्राया। गलत बात कर रहे हो दोस्त। जगमोहन की आवाज में कठोरता थी। तुम सुनीता को हर कीमत पर वापस पाना चाहते हो, यानी सुनीता को वापस देने की कीमत चुकाओगे? क्या यह बात तुम्हारे उसूलों के खिलाफ नहीं है? क्या तुम पाड़ा के सामने झुक जाओगे? देवराज चौहान चौंक कर जगमोहन को देखने लगा। हम सुनीता को वापस हासिल करेंगे। जगमोहन के चेहरे पर मौत की मुस्कान नाच उठी। हर कीमत पर, परंतु वह कीमत हमारी लगाई होगी, पाड़ा की नहीं। वह हमारे काम में खामख्वाह दखल दे चुका है, इसका खामियाजा अब वह भुगतेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पाड़ा के सामने झुकने को कह रहा था, देवराज चौहान ने विषैले स्वर में कहा। मेरे कहने का मतलब यही था कि सुनीता को हमने पाड़ा के कब्जे से वापस पाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान पर ही क्यों न खेल जाना पड़े। साथ ही पाड़ा और उसकी बेटी चिन्ना पाड़ा के टुकड़े करने हैं। देवराज चौहान के मामले में दखल देना मामूली बात नहीं, और उसने तो मेरी सुनीता को कैद कर लिया है। रही बात जगन भाई की, तो हमसे धोखेबाजी का बुरा अंजाम उसे भी भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में पाड़ा ने बहुत खून खराबा कर लिया। यह सब तब तक चला जब तक वह देवराज चौहान के रास्ते में न आया था। अब पाड़ा मेरे रास्ते में खड़ा है और इस रास्ते पर हम दोनों में से एक ही रहेगा। अब पाड़ा मेरे रास्ते में खड़ा है और इस रास्ते पर हम दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन साथ में हमें यह बात हर समय ध्यान रखनी है कि पाड़ा के सामने हमारी स्थिति चींटी जैसी है। पाड़ा के साथ टकराव हमें महंगा भी पड़ सकता है। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर कहा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि पाड़ा को अवॉइड करो, जगन भाई को इस मामले में मत लो। डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो हकीकत बयां कर रहा हूं, सच बात कह रहा हूं। जब तक इस खूनी खेल का अंत नहीं हो जाता, तब तक सच का सामने आना कठिन है कि कौन हाथी है और कौन चूहा। देवराज चौहान गुर्राया। सुनीता पर चिन्ना पाड़ा ने हाथ डाला है, इसलिए पहले मैं चिन्ना पाड़ा से हिसाब पूरा करूंगा। दल सिंह पाड़ा तो इस समय छतरपुर में अपने फॉर्म पर होगा। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिला दिया। इस समय सबसे जरूरी काम है बलबीर सिंह को हालातों से अवगत कराना। कहीं वह भी पाड़ा के हाथ ना पड़ गया हो या पड़ने वाला हो। मैं बलबीर सिंह के पास जा रहा हूं। तुम वंदना का हाल मालूम करो। वह कई घंटों से कमरे में कैद है। खाने पीने की मांगे तो दे देना। कल सुबह हम चिन्ना पाड़ा के बारे में सोचेंगे। जगमोहन के सिर हिलाने पर दांत पीछे देवराज चौहान खतरनाक चेहरा लिए बाहर निकलता चला गया। रघुवीर नगर के 4 मंजिला जनता फ्लैटों में देवराज चौहान जब बलबीर सिंह के फ्लैट पर पहुंचा, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उसका ख्याल था कि चिन्ना पाड़ा ने बलबीर सिंह पर भी हाथ डाल दिया होगा, परंतु उसके फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद पाकर राहत की सांस ली। इस पर भी वह सतर्क था कि कहीं उसके लिए चिन्ना पाड़ा ने कोई जाल ना बिछा रखा हो। अगर चिन्ना पाड़ा के मस्तिष्क में आ गया होता कि सुनीता को गायब पाकर देवराज चौहान बलबीर सिंह के पास अवश्य आएगा, तो अब तक जाल बिछ चुका होता। परंतु देवराज चौहान की खुशकिस्मती थी कि चिन्ना पाड़ा के दिमाग में यह बात ना आ पाई थी। देवराज चौहान ने दरवाजा खटखटाया। आहिस्ता से खटखटाया था ताकि आवाज पड़ोसियों तक ना पहुंचे। 4-5 बार खटखटाने पर बलबीर सिंह ने दरवाजा खोला। भीतर 40 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। शरीर पर उसने कच्छा पहन रखा था। देवराज चौहान को सामने पाकर वह फौरन पीछे हट गया। वह भीतर आ गया तो बलबीर सिंह दरवाजा बंद करके पलटा और धीमे स्वर में बोला, अच्छा रात नू तू ऐथे कि जा गया, खैर तो है? कुछ कहने से पहले देवराज चौहान की निगाह बलबीर सिंह के शरीर पर जा टिकी। शरीर पर लाल रंग के कई निशान चमक रहे थे। चेहरे पर भी चोटें स्पष्ट नजर आ रही थी। क्या हुआ है तुझे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कुछ ना,
बलबीर सिंह ने गहरी सांस ली, चेहरे पर कड़वाहट के भाव आ गए। सवेर भी नहीं हुई सी कि पुलिस वाले पकड़ के ले गए। कहन लगे मैं ही मायापुरी दे बैंक दा स्ट्रांग रूम खोलिया वे, डकैती विच मैं भी सी, एवं ही मारन लग गए। मनु की मार दे रो, जो मर्जी कर दे, मैं मुंह तो खोलना नहीं था। सारा दिन मनु ठोकदे रहा, शाम नू छड़िया। ओ ते देख रहे से कि मैं वाकई एक कम किता कि नहीं। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। तू अपनी दस क्यों आया वे? जवाब में देवराज चौहान ने उसे सब कुछ बता दिया। फिट्टे मुंह। बलबीर सिंह के होठों से पंजाबी की मुहावरा नुमा गाली निकली। मनु पहले पता हुंदा ते मैं जगन भाई दा सिर तोड़ देता। कमीना अपने नु बचाव वास्ते सानू मुसीबत विच पा दिता। जो हुआ उसे छोड़ो और आगे की सोचो। मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं हो। जगन भाई तेरा पता भी जानता है, उसने बता दिया होगा या फिर बताने ही वाला होगा, और चिन्ना पाड़ा कुछ ही देर में यहाँ होगी। बलबीर सिंह ने समझने वाले भाव में अपना सिर हिला दिया। ऐत है। बलबीर सिंह झल्ला उठा। हुन की कितना जावे, और है साली चिन्ना पाड़ा साढ़े कोलो चांदी की बे। कह नहीं सकता, शायद उसकी निगाह लूटी गई रकम पर हो, जिसका एक बड़ा हिस्सा तो वह ले ही चुकी है। देवराज चौहान ने कहा, बाकी बातें बाद में, सबसे पहले तुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। की कहना वे? ए जगह मैं किंज छोड़ सकता वा? बलबीर सिंह ने बेचैनी से कहा, मैं 10 नंबरी व हर रोज सवेरे मनु पुलिस स्टेशन हाजिरी लगान जाता वे, अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। और फिर जिंदो हाजिरी लगान नहीं पहुंचिया, पुलिस वाले मेरी हालत बिगाड़ देंगे, जेल विच पा देंगे, और हुंते होना नू शक भी हो जाएगा कि मैं स्ट्रांग रूम। बलबीर सिंह होश में आओ। देवराज चौहान ने होठ भींचकर गंभीरता से कहा, पुलिस वाले तेरी जान तो नहीं ले लेंगे, लेकिन पाड़ा के हाथ पड़ गया तो तेरे जिस्म के 20 टुकड़े हो जाने निश्चित है। इस समय हालात का तकाजा यही है कि इस जगह को फौरन छोड़ दे, वरना सुनीता की तरह वह तुझे भी ले जाएंगे। पुलिस ने तो तुझे छोड़ दिया, पाड़ा नहीं छोड़ने वाला, लाश ही बाहर आएगी, समझा? तेरे को तब तक गायब रहना चाहिए, चिन्ना पाड़ा के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, जब तक चिन्ना पाड़ा की मंशा न जाहिर हो जाए कि वह चाहती क्या है। सीधी सी बात थी। बलबीर सिंह के दिमाग में फौरन बैठ गई। ठीक कहंदा वे, पुलिस नाल ते एक बार वो फिर निपटिया जा सकता वा, पर पाड़ा नाल नहीं। लेकिन मैं जावा कित्थे? मेरे साथ चल, जहां हम हैं वहीं तू रहेगा। इस समय हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं। मैं नहीं चाहता तू बेमौत पाड़ा के हाथ मरे, इसलिए तुझे लेने आया हूं। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा, किसी को निशाना बनाने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। बलबीर सिंह ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कपड़े पहनने लगा। पुलिस के डंडों की मार से उसका जिस्म दर्द कर रहा था। 10 नंबरी होना सबसे बड़ा गुनाह है। कपड़े बदलने के साथ साथ बलबीर सिंह बड़बड़ाए जा रहा था। जब भी पुलिस मन चाहे पकड़ के डंडे ठोक देते और उन्होंने पूछन वाला कोई नहीं। देवराज चौहान बलबीर सिंह को लेकर तिलक नगर वाले मकान पर आ गया। वह निश्चिंत था कि चिन्ना पाड़ा डकैती में शामिल उसके किसी साथी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकेगी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान ने जगमोहन को पटेल नगर भेजा कि एक नजर सुनीता का फ्लैट पर मारा कि कहीं वह वहां ना हो। वैसे उसके वहां होने का कोई चांस तो नहीं था, परंतु देख लेने में कोई हर्ज भी नहीं था। बहरहाल फ्लैट पर ताला लगा मिला। शादीपुर डिपो के पुल पर भीड़ लगी देखकर जगमोहन ने कार रोककर भीड़ लगने का कारण पूछा। मालूम हुआ कि रात कोई ट्रेन से कट गया है। उसने पुल के नीचे झांक कर देखा। नीचे रेलवे लाइन के पास पुलिस और लोगों का जमघट था। कुछ हटकर किसी शरीर पर चादर डाल रखी थी। जगमोहन पलटने ही वाला था कि भीड़ में से चंद कदम दूर व्यक्ति के शब्द सुने तो जड़ होकर रह गया। ट्रेन के नीचे आकर मरने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, बहुत बड़ा बदमाश था। पाड़ा के लिए काम करता था, जगन भाई नाम था उसका। मुझे नहीं लगता वह ट्रेन के नीचे आकर मरा है। किसी ने दुश्मनी निकाली होगी और मारकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया होगा। इन शब्दों को सुनते ही जगमोहन के मस्तिष्क से तेज आंधी गुजर गई। जगन भाई की हत्या से साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे चिन्ना पाड़ा का ही हाथ है। कोई लालच देकर उसने जगन भाई का मुंह खुलवाया। वह लोग विकासपुरी हमारे फ्लैट पर गए। वहां से सुनीता और नोटों को लेकर आते समय शादीपुर डिपो के पुल पर से जगन भाई की हत्या करके उसे नीचे फेंक दिया गया और लाइनों पर गिरकर वह ट्रेन से कट गया। जगमोहन को देखते हुए देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, अब जगन भाई की हत्या की जा रही होगी। तब जब जगन भाई की हत्या की जा रही होगी, मेरे ख्याल से तब सुनीता भी साथ रही होगी।
जगमोहन कठोर निगाहों से देवराज चौहान को देखकर बोला, हम सारे मामले को निपटा समझ रहे थे, खून खराबे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, लेकिन अब सामने वाले हालात जाहिर कर रहे हैं कि बहुत खून खराबा होगा। चिन्नापाड़ा ने सारा मामला बिगाड़ कर रख दिया है। चिन्नापाड़ा ने नहीं, जगन भाई ने। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। अगर वह अपना मुंह बंद रखता और हमारे बारे में कुछ न बताता तो हमें देर सवेर जगन भाई के बारे में खबर मिल ही जानी थी कि वह पाड़ा की कैद में है। किसी तरह हम उसे छुड़ा लाते, सब कुछ ठीक रहता। ना तो हम पाड़ा की निगाह में आते और ना ही वह अपनी जिंदगी से हाथ धोता। उस बेवकूफ को यह बात समझ में नहीं आई कि उसका मुंह बंद रहना ही उसकी जिंदगी की गारंटी था। मुंह खोल देने पर वह पाड़ा के लिए बेकार हो गया था। पर हुन की करवावे। बलबीर सिंह बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना बलबीर, आराम से बैठे रहो, जो करेंगे हम करेंगे। सुनीता को हमने पाड़ा की कैद से छुड़ाना है, जो नोट वह ले गए हैं वापस हासिल करने हैं। और देवराज चौहान के जबड़ों में मौत का कसाव आ गया। उसे समझाना है कि देवराज चौहान के रास्ते में आने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं चुड़िया पाई ने जेड़ा आराम नाल बैठा रहा। यह बैंक डकैती नहीं है जहां तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग रूम ही खोलना है। पाड़ा जैसे खतरनाक इंसान से टकराव है, जीत हार के चांसेस मेरे ख्याल से आधे आधे हैं। फिर यह लड़ाई मेरी है, वह मेरी होने वाली बीवी को ले गया है। नोट हमारे पास है। डकैती में तुम अपना हिस्सा लो और इस शहर से खिसक जाओ। मैं सोचांगा। बलबीर के माथे पर बल पड़ गए। सोचांगा कि मन्नू की करना वे, पर एक गल ध्यान विच रखी। मैं गुरदासपुर दा वा, डरना मैं कदी सीखिया नहीं। जब लड़ना है तो लड़ना ही है, नहीं तो मैं पंजाबी पुत्र कादा होया। हुन तो मैं भी थोड़ा देर वास्ते सोन जा रिया वा, दोपहर नु जवाब दियांगा। वंदना का क्या करना है? जगमोहन ने पूछा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे कैद में रखने की कोई जरूरत नहीं। पाड़ा से टकराव के समय शोर शराबा तो होगा ही। उसे तो कैद में इसलिए रखा था कि मैनेजर शोर शराबा ना करे, पुलिस खाम का हमारी तलाश में ना लग जाए। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वंदना की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पापा को भी समझा दूंगी कि वह अपना मुंह बंद रखे, लेकिन मुझे जाने दो। मेरी माँ की हालत मेरे बिना खराब हो रही होगी। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। जुबान की पक्की रहोगी? हाँ हाँ। वंदना के स्वर में आशापूर्ण भाव उभर आए। ठीक है, आज शाम या रात में तेरे को छोड़ देंगे, लेकिन कान खोलकर सुन ले। अगर तूने कभी पुलिस के सामने मुंह खोला तो तेरे साथ साथ तेरे माँ बाप की भी जान ले ली जाएगी। ऐसे कामों में हम रियायत नहीं बरतते। देवराज चौहान का स्वर वहशी हो गया। मुझ पर यकीन रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं होगा तो इसमें ही जिंदगी सलामत होगी। देवराज चौहान का लहजा पूर्ववत था। जिस समय तुम कहां पर कैद हो जानती हो? नहीं, कार के शीशे काले थे, मैं नहीं देख पाई तुम लोग मुझे कहां लाए हो। ठीक है, रात तक तुम्हें छोड़ देंगे। वंदना की आंखों में खुशी से भरे हुए आंसू छलछला उठे। चिन्नापाड़ा सोकर उठी तब सुबह के 10 बज रहे थे। रात की बातें याद करके उसके चेहरे पर विशेली मुस्कान बिखर गई। बेड के नीचे लगी घंटी बेल बजाई तो चंद ही पलों में दादा टाइप नौकर चाय के प्याले के साथ हाजिर हो गया, जैसे चाय पहले ही से तैयार रखी गई हो। चाय थामकर चिन्नापाड़ा ने घूंट भरा, फिर बोला, लुथरा को भेजो। वह चला गया। कुछ ही देर में लुथरा उसके सामने हाजिर था। गुड मॉर्निंग मैडम चिन्ना। देवराज चौहान की लड़की कहाँ है? कमरे में सुरक्षित कैद है। 4 आदमी हर समय उसके करीब रह रहे हैं। गुड। चिन्नापाड़ा ने चाय का घूंट भरकर कहा, दोनों बड़े सूटकेसों में कितने नोट निकले? 55 लाख। काफी है, बाकी भी हमें हासिल करने हैं। चिन्नापाड़ा ने शांत मुद्रा में सिर हिलाकर कहा। उसे नाश्ता वगैरह दे दिया या नहीं? दे दिया मैडम चिन्ना। उसका रंग ढंग क्या है? काफी निश्चिंत है, जैसे हमारी कैद में आ जाने का उसे कोई भय नहीं। इसका मतलब वह सोचती है देवराज चौहान उसे छुड़ा ले जाएगा। शायद ऐसा ही कुछ सोच बैठी है वह। मैडम चिन्ना। चिन्नापाड़ा का चेहरा क्रूरता भरे भावों से भर उठा। सोचने से वह आजाद तो होने से रही, सोचने दो। अपने आशिक पर तो सबको यकीन होता है कि वह उड़न खटोले पर आएगा और उसे बिठा कर ले जाएगा। विशेले स्वर में कही जा रही थी चिन्नापाड़ा, लुथरा, हमें मालूम करना है कि बैंक मैनेजर की लड़की कहाँ पर है और देवराज चौहान कहाँ है। डकैती की बाकी दौलत भी वहीं से मिल जाएगी। कल इसने हमें बेवकूफ बनाया, झूठ बोला कि देवराज चौहान, जगमोहन, मैनेजर की लड़की, सारे नोटों सहित वह लोग आगरा गए हैं, आज सुबह वापस आ जाएंगे।
अगर सच होता तो वह लोग वापस लौट आते, उनकी कोई सूचना आ जाती। ऐसा कुछ न होने का मतलब साफ है, साली ने उस समय झूठ बोलकर वक्ती तौर पर हमें टरका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तब देवराज चौहान वहीं कहीं करीब ही था और फ्लैट पर आने ही वाला था। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं मैडम चिन्ना। चिन्नापाड़ा ने चाय समाप्त करके प्याला रखा और उठ खड़ी हुई। तिपाही पर मौजूद पैकेट में से सिगरेट सुलगाई और वहशी स्वर में कह उठी, सुनीता का मुंह हमने खुलवाना है लुथरा। फौरन खुलवा कर यह जानना है कि देवराज चौहान इस वक्त हमें कहाँ मिल सकता है। चिन्नापाड़ा बाथरूम से नहाकर निकली ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। उसकी निगाहें फोन पर जा टिकी। यह उसका प्राइवेट फोन था जिसका नंबर चंद गिने चुने व्यक्तियों के पास था। इस पर आने वाले फोन को वह स्वयं ही सुनती थी। इस समय बदन पर कमीज पैंट थी और गीले बालों को पीछे की तरफ संवार रखा था, जो कि पूरी तरह सिर से चिपके चेहरे को और भी खतरनाक बना रहे थे। हेलो, चिन्नापाड़ा ने रिसीवर उठाते हुए कान से लगाया। चिन्नापाड़ा? हाँ, कौन हो तुम? चिन्नापाड़ा की आवाज में सख्ती भर आई। देवराज चौहान। दूसरी तरफ से आता स्वर आंख की तरह सुलग रहा था। चिन्नापाड़ा के होठों से एकाएक वहशी कहकहा फूट पड़ा। आखिरकार फोन आ ही गया तेरा। कह कहे के बीच चिन्नापाड़ा ने विशेले स्वर में कहा, मैं यह नहीं पूछूंगी कि तेरे को मेरा प्राइवेट नंबर कहाँ से मिला। बड़ी बात तो तेरे फोन आने की है। तेरे को मालूम है तेरी लौंडिया मेरे पास है। मालूम है, तभी तो तेरे जैसी कुतिया को मुंह लगा रहा हूं। देवराज चौहान के स्वर में भेड़िए की सी गुर्राहट थी। जवाब में चिन्नापाड़ा का पुनः वही वहशी कहकहा फूट पड़ा। कह ले जो मन में आए कह ले, पूरी छूट है तुझे। किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसे चीड़ फाड़ कर सुखा देती, लेकिन तू देवराज चौहान नामी आदमी है और फिर तेरी लौंडिया मेरे पास है। इसी कारण तुझे सब माफ है। बोल बोल, क्या कहता है तू? पाड़ा की औलाद। देवराज चौहान की आवाज में खूनी झलक थी। सुनीता को छोड़ दे। छोड़ना ही तो कठिन है। वैसे सुना है तेरा उससे कोई टाका भिड़ा है। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, हरामी की औलाद। उसे छोड़ दे। तुझे जो भी करना है मुझसे कर। देवराज चौहान के दांत किटकिटाने की आवाज उसके कानों में स्पष्ट पड़ी। उसे कुछ हुआ तो तेरा अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही भयानक होगा। जवाब में चिन्नापाड़ा के वहशी कह कहे फूटने लगे। तो तूने अपनी लौंडिया को मशीन बना दिया है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। लेकिन सुन, तेरी यह मशीन अब तुझे वापस मिलना कठिन है। किसी और को बना ले। चिन्नापाड़ा के स्वर में मौत की झलक उभरने लगी थी। चेहरे पर क्रूरता ही क्रूरता विद्यमान हो चुकी थी। सुनीता चाहिए, एकदम सही सलामत वापस चाहिए। देवराज चौहान के लहजे में मौत साए साए करने लगी थी। तू यहाँ आजा, सुनीता को छोड़ दूंगी। साथ में बैंक मैनेजर की लड़की को भी लेते आना और बाकी के नोट भी। तुम लोगों ने खामखा मेरे मामले में दखल दिया है। देवराज चौहान खूनी स्वर में बोला, या तो तुम मेरे बारे में जानती नहीं, जानती हो तो जानबूझकर अनजान बनी हुई हो। मैं सुन बे। चिन्नापाड़ा उसकी बात काटकर गुर्राई। फालतू की बात कहने सुनने की मेरी आदत नहीं। सुनीता तेरे को वापस नहीं मिलेगी। अगर चाहिए तो जैसे मैंने कहा है वैसा ही कर। खुद यहाँ आजा, बैंक मैनेजर की लड़की और नोट लेता बैठकर बात कर लेंगे। तेरे पास आ जाऊं? देवराज चौहान फुफकारा, ताकि मेरी हालत भी जगन भाई की तरह कर दो। क्या तुम्हें मुझ में और जगन भाई में जरा भी फर्क नजर नहीं आता? नहीं, मेरी नजर में कोई फर्क नहीं। तुम लोगों का अंत है, इस मामले का अंत है। पापा ने तेरे नाम की सुपारी ली है देवराज चौहान। क्या? देवराज चौहान की चौंकी आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे नाम की सुपारी? हाँ, इसीलिए तेरे को खत्म करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। खुद ब खुद सामने आ जा, आसान मौत दे दूंगी, नहीं तो बुरी मौत मरेगा। किसने दी है सुपारी? देवराज चौहान का लहजा सर्द हो गया। तू अच्छी तरह जानता है कि इस बात का जवाब नहीं दिया जाता। चिन्नापाड़ा ने ठंडे स्वर में कहा, बोल, सीधी तरह आता है यहाँ। पागल मत बन। मेरे नाम की सुपारी लेकर बुला रहे हो मुझे? देवराज चौहान की आवाज में भेड़िए की सी गुर्राहट भर चुकी थी। देवराज चौहान के नाम की सुपारी लेकर ही तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यही पाड़ा की बादशाहत को ले डूबेगी। फिर भी बचने का एक रास्ता है, सुनीता को वापस लौटा दो। पाड़ा जैसी शख्सियत का किसी अबला को उठा लाना शोभा नहीं देता। तो क्या देवराज चौहान को ऐसा करना शोभा देता है? मैं मैनेजर की लड़की को सिर्फ इसलिए साथ ले गया था कि वह अपना मुंह ना खोले और हम पुलिस के लफड़े में ना पड़े। वह हमारे पास हमारी बहन की तरह हिफाजत से है और आज रात तक हम उसे छोड़ भी देंगे। बहुत अच्छा करोगे, चिन्नापाड़ा ने वहशी अंदाज में कहा। तू अच्छी तरह जानता है कि पाड़ा जब सुपारी लेता है तो चिन्ना नाम की कुतिया, कान खोलकर सुन ले, मेरे नाम की सुपारी लेकर
तुमने अपनी मौत को बुलाया है। मेरी हत्या करना आसान नहीं। दिल्ली की बादशाहत पर से अब पाड़ा का नाम बहुत जल्दी मिटने वाला है, और नाम मिटाएगा देवराज चौहान। अपनी मौत का अब इंतजार कर हरामजादी, और अगर सुनीता को कुछ हो गया तो तेरी मौत इतनी भयानक होगी कि मौत खुद भी कांप उठेगी। इसके साथ ही देवराज चौहान ने संबंध विच्छेद कर दिया था। चिन्नापाड़ा का चेहरा क्रोध की अधिकता के कारण स्याह पड़ गया। दांत बिछ जाने के कारण गालों की हड्डियां बाहर झलक उठी। आंखों में क्रूरता ही क्रूरता भर आई। फेंकने के से अंदाज में उसने रिसीवर रखा और अपनी लंबी लंबी टांगों से बड़े बड़े कदम उठाती हुई बाहर निकल गई। वह मौत की आंधी बन चुकी थी। कहाँ है देवराज चौहान? वहां चिन्नापाड़ा का सर्द स्वर गूंजा। सुनीता की आशा से भरी निगाह चिन्नापाड़ा पर थी। चिन्नापाड़ा को जब उसने जगन भाई की हत्या करते हुए पुल से नीचे उछलते देखा था, तभी से उसके मन में चिन्नापाड़ा के प्रति खौफ भर चुका था। इस समय कमरे में उसके और चिन्नापाड़ा के अतिरिक्त रंजीत लूथरा था। साथ में था मौत से मेल खा रहा पैना सन्नाटा। मुझे मालूम हुआ है तेरे पेट में देवराज चौहान का बच्चा है। चिन्नापाड़ा ने उसकी आंखों में झांक कर सर्द भाव में कहा। अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहती है तो सब कुछ बता दे जो मैं पूछ रही हूँ, वरना पछताने का भी तुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सुनीता ने कांपते स्वर में कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सोच लिया? चिन्नापाड़ा की आंखें लाल होने लगी। सोच लिया। सुनीता की आवाज थरथरा रही थी। पेट में पल रहे बच्चे का मुंह दिखाकर उसी बच्चे के बाप को मरवा दूं, यह नहीं हो सकता। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपने प्यारे देवराज चौहान को खतरे में ना पड़ने दूंगी। चिन्नापाड़ा के दांत किटकिटाने की आवाज वहां गूंजी। साथ में गूंजी खूनी भेड़िए की सी गुर्राहट। चिन्नापाड़ा की दाई लंबी टांग हिली और पांव में पड़े नोकदार स्लीपर की तगड़ी ठोकर उसके पेट पे जा पड़ी। सुनीता के कंठ से दिल दहला देने वाली चीख निकली और उछलकर नीचे गिरने के बाद पेट थामे चीखते हुए बुरी तरह छटपटा उठी। दो ही पल में उसका चेहरा पसीने से भर उठा। मुंह से निकलती चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पीड़ा के कारण तेज गति से आंखों से आंसू बहने लगे थे। बोल, तेरा आशिक देवराज चौहान कहाँ है? वैसी अंदाज में गुर्राती हुई चिन्नापाड़ा ने सुनीता के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। सुनीता के कंठ से बराबर चीखें निकल रही थी। दोनों हाथों से पेट थामे वह जल बिन मछली के समान तड़प रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने चिन्नापाड़ा के शब्दों को सुना ही ना हो। चिन्नापाड़ा ने जोरों से उसके सिर के बालों को झटका दिया। सुनीता के कंठ से निकलने वाली चीखों में एक बड़ी चीख और शुमार हो गई। बता दे हरामजादी, देवराज चौहान कहाँ है, वरना तू तो मरेगी ही, अपने पेट के बच्चे को भी ले डूबेगी। चिन्नापाड़ा कुर्राई। नहीं। सुनीता गला फाड़कर पागलों के समान चीख पड़ी। नहीं बताऊंगी तुझे। देवराज चौहान कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी। मार दे मुझे। तो औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। तुझ जैसे गंदे कलंक को देवराज चौहान इस धरती से मिटाएगा। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के लिए अब तुम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाओगी। मैं तेरी मौत तेरे सिर पर देख रही हूं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहा। चिन्नापाड़ा ने मुट्ठी में जकड़े उसके सिर के बालों को तेज झटका दिया तो सुनीता चीख के साथ लुढ़कनियां खाती चली गई। इस बीच रंजीत लूथरा का मात्र दर्शक बना बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। मौत मेरे सिर पर नहीं, तेरे सिर पर खड़ी है। चिन्नापाड़ा गुर्रा उठी। मुझे देख रही है, मैं हूं तेरी मौत। पहचान मेरा चेहरा, और मौत से बचना चाहती है तो खोल दे अपना मुंह, बता दे सब कुछ। दर्द से छटपटाते नीचे पड़ी सुनीता ने आंसुओं भरी निगाहों से चिन्नापाड़ा को देखा। उसकी आंखों से क्रोध और दृढ़ता के शोले उबल रहे थे। तुझ जैसी गंदी कुतिया को मुझसे कुछ भी ना पता चलेगा, सुनीता ने दर्द भरे स्वर में दांत किटकिटा कर कहा। देवराज चौहान मेरा प्यार है, समझी हरामजादी। मैं जगन भाई नहीं कि तेरे से डर कर मुंह खोल दूंगी। मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। अगर तूने अब मुंह नहीं खोला तो तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। चिन्नापाड़ा की आवाज में मौत के भाव झलकने लगे थे। वह डायन का बहुरूप लगने लगी थी, जैसे कि दो दांत लंबे होकर बाहर निकल गए हों। इसी मुद्रा में गुर्रा कर उछलती हुई आगे बढ़ी और अपना स्लीपर वाला दायां पैर नीचे पड़ी सुनीता के पेट पर रख दिया। सुनीता की आंखें आतंक से फट गई, चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीख कर दोनों हाथों से अपने पेट पर पड़े चिन्नापाड़ा के पांव को थामा। रंजीत लूथरा एकाएक सतर्क मुद्रा में आ गया। चीख पड़ी, अभी से चीख पड़ी। चिन्नापाड़ा प्रेतनी के समान कह कहा लगा उठी।
अभी तो सिर्फ पांव ही रखा है पेट पर और तो कुछ भी नहीं किया। उसके पांव को दोनों हाथों से थामे खौफ की प्रतिमूर्ति बनी सुनीता चिन्नापाड़ा के डायन रूपी चेहरे को देखे जा रही थी। बताएगी देवराज चौहान कहाँ है या दबा दूं? सुनीता के होठ चिपक चुके थे, होठों से एक शब्द भी ना फूटा। आखिरी बार कह रही हूं, सोच ले। प्रेतनी के दोनों लंबे दांत चमके। अगर मैंने पांव का पूरा बोझ तेरे पेट पर डाल दिया, तेरे पेट पर खड़ी हो गई तो बच्चा खत्म, साथ ही तेरी जान भी खतरे में। अगर मैंने फौरन डॉक्टरी सहायता ना मुहैया कराई तुझे, अच्छी तरह सोच ले। देवराज चौहान तो मेरे हाथों में आएगा ही, आज नहीं तो कल सही, लेकिन तू अपनी जान से हाथ। देवराज चौहान के तू टुकड़े टुकड़े कर दे कुतिया। सुनीता का स्वर धधक रहा था, लेकिन उसकी मौत का कारण मैं नहीं बनूंगी। अपने प्यार को मौत के मुंह में खुद अपने हाथों से नहीं धकेलूंगी। मेरा प्यार 1000 साल तक जिंदा रहेगा। प्रेतनी हंसी, बदबूदार मौत का भपका जैसे डायन के मुंह से निकला। चिन्नापाड़ा ने अपने शरीर को तीव्रता से झटका दिया और सुनीता के पेट पर खड़ी होकर जोर जोर से इस तरह उछलने लगी जैसे कोई बच्चा गद्दे पर उछल रहा हो। सुनीता के गले से दीवारों को हिला देने वाली चीखें निकली। दोनों हाथों से पकड़े पांव को उसने पीछे करना चाहा, परंतु कामयाब कहाँ होती, वह कुछ भी ना कर सकी। आधे मिनट तक चिन्नापाड़ा उसके पेट पर कूदती रही और सुनीता को पीड़ा की अधिकता के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क की यातना भुगत रही हो। चीखें तो जैसे गले में ही घुटकर रह गई थी। सांसें भी फंसी फंसी सी ही सुनीता के गले से निकल रही थी। आखिरकार चिन्नापाड़ा उछलकर एक तरफ जा खड़ी हुई। उसके मुंह से क्रोध भरी झाग निकल रही थी, आंखों में दरिंदगी व्याप्त थी। अगले ही पल सुनीता के बदन से तीव्रता से खून बहने लगा। वह तड़प उठी, कंठ से जानलेवा चीखें तेजी से निकल रही थी। उसकी हालत पर चिन्नापाड़ा जहरीले वैशी कह लगाए जा रही थी। फिर एकाएक ठिठक कर उसने रंजीत लुथरा को देखा। लुथरा, चिन्नापाड़ा गुर्राई। यस मैडम चिन्ना। रंजीत लुथरा अलर्ट हो गया। इसके पेट में मौजूद बच्चा खत्म हो गया है। इसी प्रकार तड़पते तड़पते मर जाएगी यह, जिंदा नहीं बचनी चाहिए यह। जब मर जाए तो किसी सड़क पर इसकी लाश को फेंक देना। अब देखूंगी देवराज चौहान को। कहने के साथ ही चिन्नापाड़ा वहशी खूनी कहकहा लगाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुनीता तड़प रही थी, रो रही थी, हैवानियत नंगी होकर नाच रही थी। चिन्नापाड़ा की इस हरकत पर शैतानियत खुद हक्की बक्की रह गई थी। रंजीत लुथरा सपाट निगाहों से तड़पती सुनीता को देखे जा रहा था। वह जानता था कि सुनीता की मौत अब निश्चित है, वह बच नहीं सकती। और 1.25 घंटे बाद छटपटाती सुनीता ने यह दुनिया छोड़ दी। देवराज चौहान के जिस्म से आग के गोले फूट रहे थे। जहरीली बिजलियां दिलो दिमाग में कौंध कर बदन को जला रही थी। अविश्वास से भरी फटी आंखें सुनीता के विक्षिप्त मृत शरीर पर टिकी हुई थी, जो कि सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा था। आसपास पुलिस और पब्लिक का जमघट था, लेकिन उसे तो किसी बात का जैसे होश ही नहीं था। भीड़ का एक हिस्सा बना बुत की भांति खड़ा सुनीता की लाश को देखे जा रहा था। चेहरा निचुड़ा पड़ा था। उसकी तो सारी दुनिया उजड़ गई थी। जाने क्या हो गया था उसे। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु आंसू थे कि आ ही नहीं रहे थे। बात शाम की थी, जब जगमोहन वंदना को कार में बिठाकर तिलक नगर से कहीं दूर छोड़ने जा रहा था। कार पर काले शीशे थे और सावधानी के नाते उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी। धीमी गति से कार चलाते हुए जगमोहन 1.25 घंटे बाद गोल मार्केट पहुंचा और लाल बत्ती पर उसने वंदना की आंखों की पट्टी उतार कर कार से उतर जाने को कहा। वंदना ने आंखों पर से पट्टी उतारी और जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और तेज तेज कदमों से इस प्रकार आगे बढ़ गई कि कहीं जगमोहन उसे फिर से कार में बैठने को ना कह दे। तभी हरी बत्ती हो गई। जगमोहन कार आगे बढ़ाता ले गया। फिर कनाट प्लेस से होता हुआ गोल डाक खाने के सामने से होकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल वाली सड़क पर कार डाल दी। कुछ देर बाद ही वह शंकर रोड पर था। चंद ही पलों में शंकर रोड रिंग रोड के चौराहे पर पहुंच चुका था। तभी वह हुआ जिसके बारे में तो उसने सोचा भी ना था। उसके सामने जा रही कार का पिछला दरवाजा खुला और चलती कार में से कोई इंसानी शरीर बाहर आके गिरा। इसके बाद आगे वाली कार तेज गति से रविंद्र रंगशाला वाली सड़क पर दौड़ती हुई भूली भटियारी वाले रास्ते पर बढ़ गई, जिसके समाप्त होते ही करोल बाग की सीमा शुरू हो जानी थी। जगमोहन ने फुर्ती से कार के ब्रेक दबा दिए। कार से बाहर गिरने वाला इंसानी शरीर किसी युवती का था। उसके कपड़े खून से सने थे। उसके कार से गिराए जाने का दृश्य वहां कईयों ने देखा था। वाहन रुकने लगे। जगमोहन कार से बाहर निकला और अन्य लोगों की भांति युवती के शरीर के करीब जा पहुंचा, और जब उसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो जगमोहन के पांवों तले से जमीन खिसक गई। वह सुनीता की लाश थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
टांगों में तीव्र कंपन उठा। किसी प्रकार वह कार में जा बैठा और रास्ता बनाकर कार आगे बढ़ा दी। सुनीता की लाश देखकर उसकी हालत पतली हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान को सुनीता की मौत के बारे में क्या बताएगा। उन्हें अभी तक यही विश्वास था कि वह सुनीता को पाड़ा के कब्जे में से निकाल ले आएंगे, परंतु चिन्नापाड़ा ने कुछ ही घंटों में सुनीता की हत्या कर दी, यह तो उसने सोचा भी ना था। कपा देने वाली बात तो यह थी कि उसके पेट में बच्चा था, देवराज चौहान का बच्चा, और वह दोनों आने वाले चंद ही दिनों में शादी करने वाले थे। तेज गति से कार चलाकर तिलक नगर मकान पर पहुंचा और बहुत हिम्मत करके उसने देवराज चौहान को सुनीता की मौत के बारे में बताया तो देवराज चौहान को जैसे लकवा मार गया। बलबीर सिंह बुत बना खड़ा रह गया और फिर दोनों तेज गति से कार पर शंकर रोड पहुंचे। तब तक सारी जगह पुलिस ने घेर रखी थी। दूर भीड़ में ही खड़ा देवराज चौहान अब सुनीता की लाश को देखे जा रहा था। वह पास नहीं जा सकता था, सुनीता पर अपना हक नहीं जमा सकता था। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस वालों ने उसे पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि पुलिस वाले सुनीता की लाश का पंचनामा बना के लाश वहां से उठाकर ना ले गए। दूर कार में बैठा जगमोहन पास आया और देवराज चौहान की कलाई पकड़कर उसे कार में ले जा बिठाया और कार वापस तिलक नगर दौड़ा दी। रास्ते में जगमोहन चोर निगाहों से देवराज चौहान पर निगाह भी मार लेता था, जो सीट की पुश्त से सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। उसका चेहरा लोहे के गोले की भांति सख्त हुआ पड़ा था। ऐते बुरी गल वे, बलबीर सिंह ने दांत किटकिटा कर कहा। बेचारी दे पेट विच बच्चा भी सी, और कुत्ती ने बच्चा दा भी ख्याल नहीं किता। कोई आदमी हुंदा ओले किता हुंदा ने समझ आंदा, पर औरत होकर ऐना बुरा काम कर देता मैं। बलबीर सिंह तब से अब तक खामोश। पहली बार देवराज चौहान के होठों से वेग के साथ कांपता थर्राता मौत से मेल खाता स्वर निकला। चुप हो जा, मुझे कुछ भी याद मत दिला, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। उस हरामजादी का तो मैं वो बुरा हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पर भी वह पछताएगी। उसने मेरी सुनीता को, मेरे होने वाले बच्चे को मार दिया, मुझे तबाह कर दिया। देवराज चौहान की आंखें डबडबा गई। मैं अच्छा आदमी बनना चाहता था, सुनीता के साथ अपना परिवार बसाकर अपराध की जिंदगी से किनारा करना चाहता था, लेकिन सुनीता की मौत ने मुझे फिर से दरिंदा बना डाला है और मेरी दरिंदगी का पहला शिकार हरामजादी चिन्नापाड़ा होगी और आज रात ही होगी। जगमोहन और बलबीर सिंह की निगाहें टकराई। देव, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला, यह ठीक है कि सुनीता की जान लेकर चिन्नापाड़ा ने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। उसने तो अब मरना ही है, आज मरे या कल फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लो कि खुद ही फंस जाओ। देवराज चौहान ने वहशी निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम कह रहे हो यह बात मुझे, जबकि अच्छी तरह जानते हो कि देवराज चौहान कभी भी किसी भी हालत में अपने होश नहीं गंवाता। देख, तेरे सामने खड़ा हूं। मेरी सुनीता को मार डाला उसने, मेरे होने वाले बच्चे की जान ले ली, लेकिन मैं रोया भी नहीं। कहते हुए देवराज चौहान की आंखों में आंसू छलछला आए। कितने धैर्य से खड़ा बदनसीब सुनीता की लाश देखता रहा। सड़क के बीचों बीच पड़ी रही वह और उसे छू भी न सका। आगे बढ़ता तो पुलिस ने मुझे पहचान लेना था। इतनी बड़ी बात मैंने बर्दाश्त कर ली और तू समझता है कि मैं अपने होश में नहीं हूं। जगमोहन और बलबीर सिंह की आंखें नम हो गई। वह जानते थे कि देवराज चौहान सुनीता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस पर भी यह लौह पुरुष किस शान के साथ सलामत अपनी टांगों पर खड़ा, सीने में उठ रहे तूफान पर जज्ब पाए हुए है। कोई और होता तो इस हाल में खुद पर कंट्रोल ना कर पाता। देवराज चौहान ने कांपती उंगलियों से सिगरेट सुलगाई। उसकी आंखें गीली हुई पड़ी थी। हिम्मत थी उसकी कि आंसुओं को आंखों की सरहद से निकलने नहीं दे रहा था। जगमोहन। लंबी खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कांपते हुए भारी लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले पोस्टमार्टम करके सुनीता की लाश की दुर्गति करे। उसे और तो कुछ दे नहीं सका, कम से कम इज्जत से अंतिम संस्कार तो कर दूं। इससे पहले कि सुनीता का शरीर चीर फाड़ करके पुलिस डॉक्टर उसे खराब करे, उसे अपने कब्जे में ले लो। यह मालूम करना कठिन होगा कि पुलिस वालों ने सुनीता की लाश को कहाँ रखा होगा। मोर्ग में ही होगी, किस मोर्ग में, कहां पर, मालूम कर लेना। सुबह तक सुनीता की लाश को मैं यहां देखना चाहता हूं। और तुम? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। मैं? देवराज चौहान मौत का पुतला दिखाई देने लगा।
मैं आज रात चिन्नापाड़ा से सुनीता की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। क्या? देवराज चौहान की बात सुनकर जगमोहन उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? आज रात जैसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा जगमोहन। देवराज चौहान के स्वर से दहशत टपकने लगी थी। वह हर तरफ से निश्चिंत होगी। एक तो उसे पूरा यकीन होगा कि अभी मुझे सुनीता की मौत की खबर नहीं मिली होगी, मिली भी होगी तो इतनी जल्दी मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी यही निश्चिंतता उसकी मौत का कारण बनेगी। आज की रात बीत गई तो कल तक उस तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। वह अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लेगी। इससे पहले कि वह सावधान हो मैं उसे काट कर रख देना चाहता हूँ। लेकिन करोगे क्या? जगमोहन का स्वर सूखने लगा था। चिन्नापाड़ा के बंगले पर जाकर उसके टुकड़े करूंगा। पागल हो गए हो तुम? जगमोहन के ओठों से चीख निकल पड़ी। चिन्नापाड़ा के बंगले पर जाओगे? जानते हो रात में वहां की सुरक्षा के इंतजाम। रात के समय लॉन में इंसान कम और फाड़ कर खा जाने वाले कुत्ते ज्यादा घूमते हैं। किसी अनजान आदमी की खुशबू पाते ही वह उसे इस कदर फाड़ डालते हैं कि देखने वाले को बाद में हड्डियों का पंजर ही नजर आता है। उसकी शिनाख्त होनी असंभव हो जाती है। मुझे तो लगता है कि तुम पागल। बकवास मत कर। मुझे जाना है और हर हाल में आज रात चिन्नापाड़ा की जान लेनी है। देवराज चौहान गुर्राया। जब मैं कोई काम सोच लेता हूं तो उसे हर हाल में पूरा करके ही रहता हूं। तेरे को मुझ पर से विश्वास उठ गया लगता है, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। आज रात मैं यह काम करके ही आऊंगा और सुबह सुनीता का अंतिम संस्कार करूंगा। हर हाल में उसके शरीर को अग्नि दूंगा। जगमोहन कहता भी तो क्या, वह जानता था कि देवराज चौहान जो सोच चुका है, कह चुका है, वह करके ही रहेगा। अब इसे कितना भी समझाएं, मानने वाला नहीं। हालातों का रुख समझकर बलबीर सिंह फौरन से हिलाकर गंभीर स्वर में बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे नाल जावांगा। असी नहीं, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसे मैं ही निपटाऊंगा। सुनीता की जान लेने वालों को मैं अकेला ही अपने हाथों से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ओहो, तू ही करी, मैं कुछ करन वारन थोड़ी ना कह रही हवा। बलबीर सिंह ने सिर हिलाकर कहा, मेरा तो कहने का मतलब सी, तेरा कल्ले जाना ठीक नहीं, एक नाल दो भले। नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। मैं बलबीर सिंह ठीक कहता है। जगमोहन उसकी बात काटकर विचलित स्वर में क्या उठा, इस काम के लिए हम सब साथ। तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देवराज चौहान के जबड़े कस गए। मैं जाऊंगा वहां, सिर्फ मैं, इसके अलावा कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। जगमोहन और बलबीर सिंह ने देवराज चौहान को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग था, पक्का था, अटल था। रात के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान जेबों में हाथ डाले लिंक रोड पर घूम रहा था। इक्का दुक्का वाहन सड़क पर से गुजर रहे थे। स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी सूर्य की तरह हर तरफ का नजारा रोशन कर रही थी। देवराज चौहान की निगाह पाड़ा के बंगले पर थी, जो रोशनी से कुछ दूर हटकर था। इस पर भी वहां रोशनी का असर व्याप्त था। उसने अपनी कार करीब के बाग के मोड़ पर छोड़ दी थी। सामने करीब 150 गज की दूरी पर वह बंगले में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन कैसे करे यह समझ ना पा रहा था। बंगला सड़क पर था, वाहन गुजर ही जाते थे। खैर, वाहनों की तो इतनी चिंता नहीं थी, परंतु जो दो दरबान मेन गेट के बाहर स्टूलों पर बैठे थे वह अड़चन डाल रहे थे। उनकी निगाहों से बचकर बंगले की दीवार फांदकर भीतर नहीं जाया जा सकता था, किसी भी हालत में नहीं, और उसे हर हालत में भीतर प्रवेश करना था। देवराज चौहान का चेहरा इस समय मौत का दूसरा रूप लग रहा था। सुर्ख धधकती आंखें, कसा हुआ जबड़ा, गालों से बाहर की ओर उभरी हड्डियां। इस समय वह बहुत ही खतरनाक मुद्रा में नजर आ रहा था। उसे टहलते टहलते 20 मिनट बीत चुके थे। पाड़ा के बंगले में रोजमर्रा की तरह मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। बंगले के भीतर बाहरी 2 कमरों की लाइटें जल रही थी। एकाएक देवराज चौहान की निगाह बंगले के बगल वाली इमारत पर जा टिकी, जो कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स था। आंखों में चमक उभर आई। जिस बात के लिए वो परेशान हो रहा था उसका हल मिल गया था। एक तरफ खड़े होकर बेहद शांति के साथ उसने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेने लगा। 20 मिनटों में पुलिस की 2 गश्ती गाड़ियां सड़क पर से गुजर चुकी थी। एक पुलिस पेट्रोल कार तो करीब ही चौराहे पर खड़ी थी, परंतु उस पेट्रोल कार के पुलिस वाले रोज की भांति निश्चिंत थे। 2 भीतर लेटे हुए थे, 2 बाहर बीड़ी पीते पुलिस जिप्सी से टेक लगाए खड़े थे। उनकी तरफ से देवराज चौहान बिल्कुल निश्चिंत था। 10 मिनट का समय लगाकर उसने सिगरेट समाप्त की और ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ गया। ऑफिस कॉम्प्लेक्स का मेन गेट बंद था और भीतर की तरफ मौजूद केबिन में चौकीदार नींद में डूबा मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा था।
देवराज चौहान ने पलक झपकते ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स की 6 फीट ऊंची दीवार फांद कर भीतर कूद लगा दी। यह ऑफिस कॉम्प्लेक्स का पार्किंग एरिया था। एक निगाह चौकीदार केबिन पर मारकर वह उस दीवार की तरफ बढ़ गया जो पाड़ा के बंगले से सटी हुई थी। चारों तरफ गहन सन्नाटे का राज था, कहीं कोई आवाज न थी। देवराज चौहान पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके द्वारा कोई आहट न उत्पन्न हो। वह दीवार के समीप पहुंचकर टिटका। वह दीवार 12 फीट ऊंची थी। देवराज चौहान ने मन ही मन हिसाब लगाया कि उछलकर भी 12 फीट ऊंची दीवार की मुंडेर न थाम पाएगा। दांत भींचकर उसने आसपास देखा। ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सदर द्वार के समीप बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में उसने निगाह घुमाई, परंतु ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि उसकी कठिनाई हल हो पाती। तीव्रता से उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी। मस्तिष्क रफ्तार के साथ काम कर रहा था। एकाएक उसकी निगाह चौकीदार के कैबिन के पास पड़े 3 फीट ऊंचे स्टूल पर जा टिकी। आंखों में तीव्र चमक लहराने लगी। बिना वक्त गवाए देवराज चौहान कैबिन के पास पहुंचा। जरा सा सिर आगे करके कैबिन के बीच झांका। चौकीदार कहीं नजर न आया। खतरनाक बात थी, अगर चौकीदार कैबिन में नहीं था, कहीं गया हुआ था, तो किसी भी समय वापसी की संभावना थी और उसकी वापसी उसके लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी कर सकती थी। कैबिन के बेहद समीप आकर उसने भीतर झांका। उसकी आंखें सिकुड़ गई। चौकीदार कैबिन के फर्श पर टांगों को मोड़े नींद में डूबा हुआ था। देवराज चौहान ने आहिस्ता से 3 फीट ऊंचा स्टूल उठाया और दीवार की तरफ बढ़ गया। इस काम में कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ। देवराज चौहान ने स्टूल दीवार के पास रखा और एक निगाह चौकीदार कैबिन पर डाली जो हर तरह की हलचल के परे था। फिर वह स्टूल पर चढ़ गया। अब दीवार की मुंडेर उसकी हाथों की सरहद से सिर्फ 3 फीट ऊपर थी। उसने छोटी सी उछाल भरी और मुंडेर को थाम लिया। फिर उचक कर भीतर दीवार के दूसरी ओर झांका। पाड़ा के बंगले का सारा लॉन अंधेरे में डूबा हुआ था। मेन गेट पर जहां दोनों चौकीदार मौजूद थे वहां बल्ब रोशन था, या फिर बंगले के सदर पर रोशनी हो रही थी और सामने वाले दोनों कमरों में रोशनी थी। मुंडेर थामे देवराज चौहान ने अपने शरीर को झटका दिया। अगले ही पल वह दीवार पर था। दीवार पर रुकना खतरनाक था। पलक झपकते ही वह दीवार से नीचे पाड़ा के बंगले के लॉन में निशब्द कूद गया। कोई हलचल नहीं, सब कुछ शांत। देवराज चौहान का शरीर खतरनाक तनाव से भर उठा, यह सोचकर कि इस समय वह दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के बादशाह पाड़ा की मिल्कियत के भीतर मौजूद है। इससे पहले कि वह वहां से हिलता कदम उठाता, उसके बदन में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह बुत की भांति खड़ा का खड़ा रह गया। शरीर में दौड़ता लहू बर्फ की तरह जम गया। चंद ही कदमों के फासले पर एक शिकारी कुत्ता खड़ा चमकीली आंखों से उसे घूर रहा था। देवराज चौहान ने पल भर में ही पहचान लिया कि कुत्ता खतरनाक शिकारी नस्ल का है। अपने दुश्मन को मिनट भर में ही चीर फाड़ कर रख देता है। यह बात तो उसे पहले ही खटक रही थी कि पाड़ा के लॉन में सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं कर रखा, परंतु अब उसे समझ में आ गया कि अंधेरे में डूबे लॉन में खतरनाक शिकारी कुत्तों को फैला रखा था। इससे बढ़िया सुरक्षा का और इंतजाम हो भी क्या सकता था। कुत्ता धीरे से गुर्राया, हौले से भौंका, जिसे उसे पूरा विश्वास हो कि उसके सामने खड़ा इंसान बचने वाला नहीं। इसके साथ ही उसने जंप लगा दी। देवराज चौहान को पहले से ही यही आशा थी। कुत्ता उसके पास पहुंचा। देवराज चौहान के शरीर में बिजली की सी हरकत हुई। उसका चेहरा कुत्ते से भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। मुंह फाड़े दहशत सी पैदा करने वाली दांतों सहित वह ज्यों ही हवा में लहराता उसके पास पहुंचा। देवराज चौहान का उठ चुका बायां हाथ कुत्ते के मुंह पर लोहे के शिकंजे की भांति जम गया। उसका खुला मुंह उंगलियों में इस प्रकार जकड़ा गया कि उसके शरीर जोरों से हवा में हिलने तड़पने लगा। इस बीच कुत्ते के पैरों के नुकीले नाखून देवराज चौहान के चेहरे पर 3-4 निशान डाल गए, जिनमें से खून रिसने लगा। मुंह पर हथेली जमी होने के कारण वह भौंक भी नहीं सकता था। हवा में झूलता वह छटपटाए जा रहा था। देवराज चौहान ने दांत किटकिटाकर जेब में हाथ डाला और चाकू निकाल लिया। इस समय वह दरिंदा लग रहा था। बटन दबाया तो चाकू का 6 इंच लंबा फल बाहर की ओर निकलकर चमक उठा। अगले ही पल तेज झटके के साथ चाकू कुत्ते के पेट में घुसेड़ा और पूरी शक्ति लगाकर चाकू को नीचे की ओर दबाता चला गया। कुत्ता जोरों से तड़पा। हवा में इतनी जोर से झटका खाया कि पल भर के लिए लगा वह हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरेगा, परंतु देवराज चौहान की मजबूत पकड़ से वह आजाद नहीं हो सका। उसने जब चाकू पेट से बाहर निकाला तो कुत्ते का शरीर छाती से लेकर पेट के नीचे वाले हिस्से तक पूरी तरह चिर चुका था। खून बहकर नीचे गिरने लगा था।
देवराज चौहान के हाथ की 9 उंगलियां जब कुत्ते के मुंह से ढीली हुई तो वह बेजान होकर नीचे जा गिरा। अगले ही पल देवराज चौहान फुर्ती के साथ लॉन की नर्म घास पर लेट गया, क्योंकि तभी सदर द्वार पर नीली वर्दी पहने एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा था। कंधे पर उसने गन लटका रखी थी। 2 पल वह वहीं खड़ा अंधेरे से भरे लॉन में निगाहें घुमाता रहा, फिर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान की खूनी निगाह उस पर टिकी हुई थी। वह मेन गेट के करीब पहुंचा तो दोनों पहरेदार स्टूलों पर से उठ खड़े हुए सो रहे थे। वह एकाएक दांत भींचकर गुर्राया। नहीं, तुमने हमें नींद में देखा? एक ने शांत स्वर में कहा। तुम हर रोज को आते हो और यही शब्द कहते हो। दूसरा दरबार उखड़े हुए लहजे में क्या उठा और उसके बाद खुद अंदर जाकर सो जाते हो। बकवास मत करो, वरना मुझे मैडम चिन्ना से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। क्या करोगे शिकायत? झूठ के पांव नहीं होते। दरबार ने खुंदक भरे लहजे में कहा। झूठी शिकायत लगाई तो हम भी तुम्हारी झूठी शिकायत लगा देंगे कि सुबह देखूंगा तुम्हें। बहुत मुंह फाड़ रहे हो, वह काट खाने वाले स्वर में गुर्राया। जवाब में दरबान कुछ बड़बड़ाया जिसे देवराज सुन न सका। फिर नीली वर्दी वाला वापस पलटा और तेज तेज क्रोध भरे कदम उठाता हुआ वापस बंगले में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के चिन्ह उभरे हुए थे। तो उसने समीप पड़े कुत्ते की लाश पर निगाह मारी और फिर आहिस्ता से उठा और सदर द्वार की तरफ बढ़ने की अपेक्षा साइड के लॉन की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा बंगले के पिछवाड़े के लॉन में पहुंचने का था। वह जानता था खतरा बराबर सिर पर मंडरा रहा है। जिस कुत्ते को मारा है वह पहला और आखिरी नहीं होगा, कुत्ते और भी होंगे। कुत्ते से बचने के लिए उसका शीघ्र ही बंगले में प्रवेश कर जाना अति आवश्यक था। अभी वह चंद कदम ही आगे बढ़ा होगा कि पीछे से एक और कुत्ते ने उस पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। होठों से निकलने वाली चीख को दांत भींचकर दबा लिया। चाकू हाथ से छूटकर अंधेरे में गुम हो गया। कुत्ते के दोनों पंजे देवराज चौहान की पीठ पर पड़े थे और उसकी एवज में पीठ पर से कमीज के साथ साथ पीठ का थोड़ा सा मांस भी उतार कर ले गया था। पीड़ा के दर्दनाक आलम में भी उसने अपने होठों से चीख न निकलने दी। निकलती तो चारों तरफ से खतरे के कांटे उगाने थे। फुर्ती के साथ करवट लेकर वह पीठ के बल ही नीचे लेटा रहा। अंधेरे में कुत्ते को देखने की असफल कोशिश की। कुत्ता नजर तो आया, परंतु हवा में 2 फीट का फासला रह गया था कि कुत्ते ने अपने खतरनाक पंजों और खूनी दांतों से देवराज चौहान पर होना था। देवराज चौहान ने हड़बड़ाकर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। कुत्ता वेग के साथ उसके हाथों से टकराया। किस्मत के धनी देवराज चौहान के हाथों में कुत्ते की गर्दन आ गई। कुत्ते की गर्दन थामे ही थामे देवराज चौहान ने पटकनी खाई और घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए उसने कुत्ते को जोर से जमीन पर पटका। उसकी उंगलियां कुत्ते की गर्दन पर शिकंजे की भांति कस चुकी थी। कुत्ते के कंठ से भींची हुई आवाजें निकलने लगी। देवराज चौहान ने दांत भींचे खून उगलती निगाहों से उसके गर्दन पर पंजा जमाए उसे पुनः जमीन से पटकते हुए अपने शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पर डाल दिया। कुत्ता जोरों से तड़पा। उसके पंजों की चंद खरोचे देवराज चौहान की छाती पर पड़ी और लहू रिसने लगा, लेकिन देवराज चौहान की मुद्रा में कोई अंतर न आया। चंद पलों में ही जोरों से छटपटाता हुआ कुत्ता शांत होता चला गया। कुत्ते की फटी आंखें वातावरण में दहशत फैला रही थी। गहरी सांस लेने के बाद कुत्ते को छोड़ते हुए वह उठ खड़ा हुआ। अंधेरे में गिरे चाकू की तलाश में निगाहें दौड़ाई, परंतु वह कहीं भी नजर न आया। चाकू तलाश करने का उसके पास वक्त नहीं था। एक एक पल कीमती था। लापरवाही से कोई भी पल उसकी मौत का बायस बन सकता था। पीठ और छाती पर पड़ी कुत्तों के पंजों की खरोचों ने सारे शरीर में पीड़ा भर दी थी। रह रहकर दर्द की तेज लहरें उठने लगी। दाईं तरफ 15 फीट चौड़े रास्ते में पहुंचकर दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। सबसे बड़ा खतरा कुत्तों का था कि कब तक इन खतरनाक कुत्तों को इसी प्रकार मौत के घाट उतारता रहेगा। एक कुत्ता भी भौंक पड़ा तो बंगले में मौजूद सारे गार्ड बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाएंगे। उस स्थिति में उसका बच पाना संभव ना होगा, क्योंकि वह पाड़ा के गार्ड थे, जिनके पास पाड़ा की तरफ से एक ही हुक्म रहता था कि जबरदस्ती या छिपकर बंगले में प्रवेश करने वाले को फौरन बिना कुछ पूछे गोली से उड़ा दिया जाए। दीवार से सटा देवराज चौहान धीमे धीमे पीछे की तरफ सरकने लगा। वह बंगले के पिछवाड़े की तरफ पहुंच जाना चाहता था। वहां कम से कम गेट पर मौजूद दोनों दरबानों की तो नजर पड़ने का खतरा नहीं था, अलबत्ता कुत्तों का खतरा सब तरफ था। उसे नहीं मालूम था कि बंगले के आगे पीछे खुले कंपाउंड में कितने कुत्ते बिखरे पड़े हैं। 2 तो उसके हाथ से मारे जा चुके हैं। सरकते हुए उसकी पैनी निगाह अंधेरे को भेद कर कुत्तों को खोजने का प्रयत्न कर रही थी कि कहीं से कोई कुत्ता उस पर झपटकर उसके शरीर की बोटियां ना नोच ले। पीठ पर से नुची मांस की बोटियों के कारण बदन में पीड़ा की तीव्र लहरें उठ रही थी।
एकाएक दीवार से सट कर आगे बढ़ते समय उसका जिस्म रेन पाइप से टकराया तो वह ठिठक गया। निगाह उठाकर ऊपर देखा, पाइप ऊपर बंगले की छत तक जा रही थी। 2 पल वह पाइप को देखता रहा। पाइप से 2 फुट दूर पहली मंजिल पर खिड़की नजर आ रही थी, जिसके 2 पट खुले हुए थे। उसके होठ भिज गए, चेहरा क्रूरता से भर उठा। कुत्तों के खतरनाक आक्रमण से बचने और बंगले में प्रवेश करने का यह सबसे अच्छा रास्ता था। वह पलटा और फुर्ती के साथ पाइप पर चढ़ने लगा। अगले 2 मिनटों में ही वह पहली मंजिल के करीब था। नीचे झांका, कोई खतरा न था। उसने एक हाथ से पाइप थामी और दूसरा हाथ खुली खिड़की की चौखट पर रख कर लटक गया। फिर पाइप छोड़कर दूसरा हाथ भी चौखट पर जमाया और जरा सा उचक कर भीतर झांका। कमरा खाली था। अगले ही पल वह कमरे के अंदर था। क्रोध भरा चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में मौत के भाव नाचने लगे थे। चिन्नापाड़ा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, यह बात सब और चिन्नापाड़ा भी जानती थी। अपने शिकारी कुत्तों पर उसे पूरा भरोसा था। जिसने भी ऐसी कोशिश की उसे कुत्तों ने अपने पंजों से फाड़ खाया था। परंतु देवराज चौहान कुत्तों से बचकर बंगले में प्रवेश कर पाने में सफल हो चुका था। आगे बढ़कर उसने कमरे का दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर झांका। दाएं बाएं गैलरी थी, खाली सुनसान। इंसान तो क्या, परिंदा तक वहां नहीं था। दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आया और नीचे झांका। नीचे हॉल नुमा ड्राइंग रूम था, खूबसूरत सजावट से भरपूर। वह पलटा और गैलरी में आगे बढ़ गया। एक तरफ कमरों की कतारें बनी हुई थी। वह बेआवाज दरवाजा खोलता, भीतर देखता, फिर आगे बढ़ जाता। छठे कमरे का दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। दरिंदगी से भरी चमक आंखों में विद्यमान होती चली गई। खूनी लहर बदन में दौड़ गई। बदन खतरनाक तनाव से भर उठा। कमरे के बीचों बीच खूबसूरत गोल बेड पर चिन्नापाड़ा सोई हुई थी। हमेशा की तरह पैंट और ढीली ढाली कमीज शरीर पर मौजूद थी। वह नींद की आगोश में थी और इस हद तक खूबसूरत लग रही थी कि उसके स्वर्गलोक के वासी होने का शक होने लगता। मौत का आवरण ढांपे देवराज चौहान निशब्द भीतर आया और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे कि वह स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी, उसी तरह देवराज चौहान नर्क का दरिंदा लग रहा था। वह खूंखार अंदाज में बेड पर सोई चिन्नापाड़ा की तरफ बढ़ने लगा। एकाएक कमरे के वातावरण में मौत किसी दहशत व्याप्त हो चुकी थी, जैसे जहान भर का खतरा वहीं पर आकर ठहर गया हो। देवराज चौहान और चिन्नापाड़ा। वह उसके बेड के समीप पहुंचा और खूनी अंदाज में उसे घूरने लगा। क्रोध की अधिकता के कारण अब उसके शरीर में कंपन के झटके आरंभ हो गए थे। उसी पल चिन्नापाड़ा की दोनों आंखें खुली और देवराज चौहान के चेहरे पर जा रुकी। दोनों कई पल एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। चिन्नापाड़ा का चेहरा सपाट और आंखों में सर्द भाव थे। फिर उसने तिपाई पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई। उसकी मुद्रा में तनिक फर्क न आया था। जानती है मुझे, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। देखा तो पहले कभी नहीं। चिन्नापाड़ा ठंडक से भरे स्थिर लहजे में बोली, लेकिन तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखकर अंदाजा लगा सकती हूं कि तुम देवराज चौहान ही होंगे। किसी को मैं नींद में नहीं मारता। देवराज चौहान की आवाज में वहशत ही वहशत थी। तुझे जगाने ही वाला था, अच्छा हुआ जो तू खुद ही जाग गई। चिन्नापाड़ा हंसी, मौत किसी हंसी। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो। मैं तो जाग रही थी, बस इत्तेफाक ही समझो कि मैंने तुम्हें बगल वाले ऑफिस कॉम्प्लेक्स की दीवार से भीतर कूदते देख लिया था। मुझे इन पहरेदार कुत्तों पर बड़ा नाज था कि उनकी मौजूदगी में कोई भीतर नहीं आ सकता, लेकिन तुमने जिस खूबसूरती के साथ कुत्तों की हत्या की वह वास्तव में काबिले तारीफ बात है। चिन्नापाड़ा उसी तरह बेड पर लेटी आराम से कहे जा रही थी। वह निश्चिंत नजर आ रही थी। तुम बहुत खूबसूरत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक ही नहीं बल्कि हौसला रखने वाले सही मर्द हो, वरना पाड़ा की मान में हाथ डालने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने कर दिखाया। मैं समझती थी मुझे मेरी पसंद का कोई आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन मिला, तुम मिले। और साथ ही जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस भी रहेगा कि अपनी पसंद के आदमी को मैंने अपने ही हाथों मारा था। मारना मजबूरी है। पापा तुम्हारे नाम की सुपारी ले चुके हैं, तुम्हारी मौत निश्चित है। देवराज चौहान खतरनाक भेड़िया दिखाई देने लगा। तुझ जैसी कुतिया के शरीर को देवराज चौहान छूना भी पसंद नहीं करता। स्वर में एक एक शब्द मौत के भावों में लिप्त था। तुमने मेरी सुनीता को मार दिया, मेरे होने वाले बच्चे की जान ले ली,
मैं उससे शादी करके अपराध की दुनिया छोड़ रहा था, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे सारे सपनों को जलाकर राख में मिला डाला। तू औरत नहीं, जीती जागती शैतानियत का चेहरा है। मैं सुनीता की मौत का बदला लेने आया हूँ, तेरी जान लेने आया हूँ, तेरे शरीर से तेरी बुरी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूँ। और देवराज चौहान का दावा है कि वह जो काम करने के लिए निकलता है उसे पूरा करके ही रहता है। चिन्नापाड़ा ने कष्ट लिया और इस बार जहर भरे स्वर में बोली, मैंने उसे नहीं मारना था। वह बच जाती अगर समझदारी से काम लेती। मैंने तो उससे सिर्फ यह पूछा था कि देवराज चौहान कहाँ है, लेकिन उसने नहीं बताया। बता देती तो ना मारी जाती। अपनी मौत की वह खुद ही जिम्मेदार थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अपनी कहो। अब तुम मरने जा रहे हो, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, शायद तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। देवराज चौहान भेड़िए की तरह गुर्राया, क्रोध से थरथराते बदन के हाथों की मुट्ठियां भिज गई। मैं चाहता तो रिवॉल्वर निकालकर सोए सोए ही तेरा सारा बदन छलनी कर देता, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया कि तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मार देना चाहता था। जितना दर्द सुनीता को हुआ मरने में, उससे ज्यादा दर्द तुझे होगा। इसके साथ ही देवराज चौहान भेड़िए की भांति बेड पर पड़ी चिन्नापाड़ा पर कूद पड़ा। चिन्नापाड़ा की टांग बिजली की तरह घूमी और देवराज चौहान की छाती पर पड़ी। देवराज चौहान का शरीर हवा में सनसनाया और पीठ के बल फर्श पर बिछे कालीन पर जा गिरा। वास्तव में चिन्नापाड़ा के शरीर में बला की ताकत थी। गिरते ही देवराज के होठों से गुर्राहट निकली और खड़ा हो गया। आंखों में खून उतर आया था। चिन्नापाड़ा बेड पर खड़ी, कमर पर हाथ रखे खतरनाक भाव से देवराज को घूरे जा रही थी। एकाएक वह मौत की हंसी हंस कर बोली, गलत दरवाजे पर आ गए हो चौहान। यहाँ पाड़ा का राज चलता है। मैं चाहूं तो अभी घंटी बजाकर यहाँ इतने आदमी इकट्ठे कर लूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ करना तो दूर, यहाँ से जाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। इस शहर में, दिल्ली में हमसे कोई नहीं टकरा सकता। हमारी टक्कर का आदमी ही नहीं जो मेरा या पापा का मुकाबला कर सके। भूल है तुम्हारी, और यही भूल अब तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। देवराज चौहान मौत के से स्वर में शब्दों को चबा कर कह उठा, तुम लोगों की टक्कर का आदमी है, इसी दिल्ली में है, तेरे सामने खड़ा है, अच्छी तरह देख लो मुझे। देवराज चौहान नाम है मेरा, गुर्राते हुए। इसी के साथ देवराज चौहान ने छलांग लगाई और बेड पर जा गिरा। बेड पर बड़ी चिन्नापाड़ा उछली बेड से नीचे जाने के लिए, परंतु देवराज चौहान ने हवा में ही उसकी टांगों को थाम लिया। वह पेट के बल बेड पर जा गिरी। आधा शरीर बेड पर और आधा बेड के नीचे फर्श को छूने लगा। वह गुर्रा कर पलटी, परंतु सीधे ना हो सकी। देवराज चौहान ने उसकी टांगों को पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा था। फिर वह टांगों को पकड़े ही पकड़े चिन्नापाड़ा के शरीर की तरफ सरकने लगा। ज्यों ही वह जरा सा करीब पहुंचा, चिन्नापाड़ा का हाथ हिला और उसके गाल से जा टकराया। देवराज चौहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बाज ने अपने पंजे से उसके चेहरे पर झपट्टा मारा हो। पीड़ा की तेज लहर बदन में दौड़ गई। चिन्नापाड़ा की टांगे हाथ की गिरफ्त से निकल गई। चेहरे पर नाखूनों की खरोचों से खून की लाइनें उभरने लगी। चिन्नापाड़ा एक ही छलांग में बेड के नीचे खड़ी थी और देवराज चौहान बेड पर खड़ा था। दोनों की खूनी निगाहें एक दूसरे पर थी। अब तक तो मैं तुझे सिर्फ औरत समझ रहा था, परंतु अब डायन समझकर निपटूंगा। देवराज चौहान गुर्राया और चिन्नापाड़ा पर छलांग लगा दी। चिन्नापाड़ा फुर्ती के साथ अपनी जगह से हट गई। देवराज चौहान फर्श पर लड़खड़ा कर रह गया। चिन्नापाड़ा कई कदम दूरी खड़े, चेहरे पर मौत की मुस्कान लिए उसे देख रही थी। देवराज चौहान तो आग का शोला बना नजर आ रहा था। मैं खुद ही तुम्हें नामर्द समझकर संभल रही थी, लेकिन अब मर्द समझकर मुकाबला करूंगी। चिन्नापाड़ा के स्वर में व्यंग और कटुता के मिले जुले भाव थे। देवराज चौहान समझ चुका था कि जिस प्रतिद्वंदी से उसका इस वक्त सामना है, वह यानी चिन्नापाड़ा के बारे में जैसा सुना था वह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुकाबला बराबर का था। हर कदम संभल कर उठाना होगा, वरना वह उस पर हावी भी हो सकती है। देवराज चौहान आगे बढ़ा। चिन्नापाड़ा की भूरी आंखें देवराज चौहान की आंखों पर टिकी। उसके द्वारा की जाने वाली हरकत का जजमेंट करने लगी। 5 फीट के फासले पर पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। वह उस समय मौत का पुतला लग रहा था, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। चिन्नापाड़ा का शरीर उछला। देवराज चौहान ने खुद को बचाना चाहा। चिन्नापाड़ा की घूमती बाई टांग से वह बच भी गया। इसी के साथ उसने अपना घूसा उसके चेहरे पर मारा। चिन्नापाड़ा उछली और कुल्हों के बल 2 गज पीछे जा गिरी। गिरने के साथ ही वह उठकर खड़ी हो गई और किसी भैंसे के समान सिर आगे करके देवराज चौहान से जा टकराई। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि देवराज चौहान कुछ समझ ना पाया। चिन्नापाड़ा का सिर उसके पेट से टकराया। हल्की सी चीख के साथ वह उछला
और बेड से टकराता हुआ कमरे के दूसरे हिस्से में लुढ़कता चला गया। कांसे की शिव प्रतिमा से टकराकर देवराज चौहान का शरीर रुका। चिन्नापाड़ा के इस वार ने उसके मस्तिष्क में खलबली मचा दी थी। वह पागल हो गया। वह पागल हो उठा। इतना तो वह समझ ही चुका था कि चूहे बिल्ली के छोटे छोटे वारों से वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, जबकि उसे काम खत्म करके फौरन यहां से निकल जाना था। अगले ही पल वह उछलकर खड़ा हो गया। मौत की कुरूपता भरे निशान उसके चेहरे पर उभरने लगे। भेड़िए की मानिंद धीमी धीमी गुर्राहटें होठों से निकली। आंखें तप कर जैसे सुर्ख हो उठी। मांसपेशियों में तनाव उभर आया था। तभी उसका हाथ तीखी वस्तु से टकराया। नजर घुमाकर देखा। 5 फीट ऊंची फर्श पर खड़ी कांसे की शिव प्रतिमा के हाथ में थमा रखा 5.25 फीट ऊंचा त्रिशूल था। उसकी निगाहें पुनः चिन्नापाड़ा पर जा टिकी, जो कि 15 फीट दूरी पर खड़ी भूरी खतरनाक आंखों से उसकी हर हरकत को देख रही थी। उसी समय जैसे बिजली कौंदी। चिन्नापाड़ा का समझ पाना तो दूर, देवराज चौहान भी बहुत बाद में समझ पाया कि उसने जो किया है उसमें वह कामयाबी हासिल कर चुका है। पल के 100वें हिस्से में शिव प्रतिमा के हाथ में थमा त्रिशूल उसके हाथ में था और हवा में बिजली की भांति लहराया और जैसे त्रिशूल निगाहों से ओझल हो गया। जब नजर आया तो चिन्नापाड़ा की छाती में पूरा का पूरा धंस चुका था। उसकी एक शूल तो ठीक उस जगह पर धसी थी जहां पर चिन्नापाड़ा का दिल धड़क रहा था। कई पल चिन्नापाड़ा का शरीर कांसे की शिव प्रतिमा की भांति स्थिर शांत चित्त अवस्था में खड़ा रहा। फिर हल्की सी हिचकी लेने के साथ ही वह छाती के बल फर्श पर गिरी। त्रिशूल के हत्थे वाला सिरा फर्श से टकराया तो त्रिशूल को झटका लगा। वह आर पार होता हुआ पीठ पर से झलकने लगा। चिन्नापाड़ा जैसी खतरनाक शख्सियत का अंत हो चुका था। मौत का साया बना देवराज चौहान उसके शरीर को घुरे जा रहा था। फिर वह आगे बढ़ा और चिन्नापाड़ा के मर जाने की पूरी तसल्ली की। तत्पश्चात कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते ही ठिठका। चंद कदमों की दूरी पर रंजीत लूथरा चला आ रहा था। उसे सामने पाकर ठिठका। चेहरे पर आश्चर्य उभरा। उससे पहले कि वह कुछ करता, देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी। चेहरे पर अभी दरिंदगी के भरे वैशी भाव थे। कौन हो तुम? रंजीत लूथरा। उसने देवराज चौहान के चेहरे के भावों को पहचाना और हाथ खड़े कर दिए। सुनीता को जब मारा गया तुम उस समय करीब ही थे। देवराज चौहान मौत के से स्वर में बोला। रंजीत लूथरा तो उसे देखते ही पहचान चुका था कि वह देवराज चौहान है, परंतु यह चिन्नापाड़ा के कमरे से क्यों निकला है? चिन्नापाड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह था कि यह भीतर कैसे आ गया। देवराज के प्रश्न पर वह मन ही मन सतर्क हो गया। नहीं, तब मैं बाहर था। रंजीत लूथरा जल्दी से बोला। मैडम चिन्ना कहाँ है? मर गई तुम्हारी मैडम चिन्ना। देवराज चौहान दांत पीसकर बोला। मेरी सुनीता की जान लेने वाला इंसान जिंदा कैसे रह सकता था? तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि सुनीता की हत्या के वक्त तुम पास में नहीं थे, वरना तुम भी मेरी सुनीता के हत्यारे होते। कान खोल कर सुनो और दल सिंह पाड़ा से कह देना उसकी बेटी की जान लेकर उसकी बादशाहत का आधा हिस्सा तो मैं समाप्त कर ही चुका हूं। बाकी की आधी बादशाहत को बचाना चाहता है तो मेरे रास्ते में ना आए। भूल जाए कि उसने मेरे नाम की सुपारी ली है। वैसे मैं जानता हूं मेरी बातें पाड़ा की समझ में नहीं आएंगी। रंजीत लूथरा के होठों से कुछ ना निकला। सुनीता के साथ डाके की रकम का कुछ हिस्सा भी यहाँ आया था। वह कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। वह पैसा पाड़ा साहब के खजाने में पहुंच चुका है। पाड़ा से कह देना वह मेरा पैसा है, मेरे हवाले कर दे, वरना उसकी बादशाहत का आधा हिस्सा भी समाप्त करके जला दूंगा। एक एक शब्द को चबाकर गुर्राते हुए देवराज चौहान ने कहा, चल मेरे साथ बाहर तक चल। अगर बीच रास्ते में किसी गार्ड ने हीरो बनने की कोशिश की तो तेरी जान नहीं बचने वाली। रंजीत लूथरा ने थूक निकला और सूखे स्वर में बोला, मैं मैडम चिन्ना को देखना चाहता हूँ। देखते रहना। देवराज चौहान क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें अपनी मैडम की लाश देखने का। अच्छी तरह छू छू कर देखना, लेकिन पहले बाहर चलो, मुझे यहाँ से निकलना है। रंजीत लूथरा हाथ ऊपर उठाए आगे आगे चल पड़ा और उसकी कमर से रिवॉल्वर सटाए सावधानी की मुद्रा में देवराज चौहान। आखिरी मौके पर वह किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उधर रंजीत लूथरा के मस्तिष्क में मौत की आंधी चल रही थी कि मैडम चिन्ना जैसी खतरनाक औरत को नहीं मारा जा सकता, परंतु जिस प्रकार देवराज चौहान मैडम चिन्ना के कमरे से निकला था उसे देखते हुए उसकी बात सत्य प्रतीत होती थी कि मैडम चिन्ना के जीवित रहते देवराज चौहान सही सलामत बाहर नहीं आ सकता था। उसकी आंखों के सामने पाड़ा का चेहरा नाचने लगा कि बेटी की मौत का उस पर क्या असर होगा। करीब 20 गार्ड नीली वर्दी पहने बंगले पर मौजूद थे। रंजीत लूथरा को देवराज चौहान की रिवॉल्वर पर देखकर उन्होंने कोई कदम न उठाया। कोई भी समझ ना पा रहा था कि यह इंसान भीतर कहां से आ गया। अगर उस समय उन्हें मालूम होता कि भीतर मैडम चिन्ना की लाश पड़ी है और उसकी हत्या करने वाला यही देवराज चौहान है, तो शायद वह रंजीत लूथरा की परवाह न करते हुए देवराज चौहान को गोलियों से भून देते। रंजीत लूथरा की आड़ में देवराज चौहान वहां से सुरक्षित
बाहर निकल गया। दरवाजा खोलने पर देवराज चौहान की हालत देखते ही जगमोहन चौंका। सीने पर गालों पर कुत्तों के पंजों की खरोंचें थी, जो कि अब सूख कर काली पड़नी आरंभ हो चुकी थी। पीठ पर तो कुत्तों ने अपने पंजे से मांस तक नोच डाला था। कमीज चीथड़े चीथड़े होकर झूल रही थी। जख्मों में अकड़ाहट आने पर बेइंतहाई दर्द होने लगा था। क्या हो गया तुझे? जगमोहन चीख पड़ा। यह सब ठीक है। देवराज चौहान भीतर आते हुए उसकी बात काटते हुए बोला, मामूली सा जख्म है। मुझे नहीं पता था कि रात के वक्त पाड़ा के कंपाउंड में शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। जगमोहन ने दरवाजा बंद किया कि बलबीर सिंह पास आता हुआ बोला, मैं उन्हें दवा लगा देना। वाह, सवेरे इंजेक्शन लगवा ली। पाड़ा, चिन्ना का क्या हुआ? जगमोहन ने एकाएक पूछा। वह अब नहीं रही। देवराज चौहान के जबड़े कस गए। उसने मेरी सुनीता को मारा था, मेरे भविष्य के सुनहरी सपनों को तबाह कर दिया था। वह अपने जिंदा रहने का हक खो बैठी थी। बलबीर सिंह दवा दारू में जुट गया। सुनीता की डेड बॉडी। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। जगमोहन और बलबीर सिंह की निगाहें मिली। अंदर कमरे में रखी है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत कठिनता से ला पाए हैं। मार्ग में सख्त पैरा था, चौकीदार को पटाना पड़ा और 2 के सिर फोड़ने पड़े, तब कहीं। पूरी बात सुने बगैर ही देवराज चौहान भीतर की तरफ बढ़ गया। आखिरी कमरे में जहां वंदना बंद थी, सुनीता की डेड बॉडी वहां रखी हुई थी। पैरों से गले तक चादर ओढ़ी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर पीड़ा की गहरी लकीरें स्पष्ट झलकती हुई जैसे स्थायी हो चुकी थी। सारे बदन में अकड़ाहट आनी आरंभ हो चुकी थी। चेहरा पीला होकर मुरझाने पर आ रहा था। देवराज चौहान बुत बना काफी देर तक उसे निहारता रहा। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुनीता अभी उठ खड़ी होगी। धीरे धीरे उसके घुटने मुड़े और वह उसके करीब बैठता चला गया। आंखों में से आंसू चमकने लगे। कांपता हाथ सुनीता के मृत चेहरे पर फिरने लगा। सुनीता, थरथराता स्वर उसके कपकपाते होठों से निकला और वह रो पड़ा। यह सब क्या हो गया सुनीता? क्या हो गया? हमने कितने सुनहरी सपने देखे थे भविष्य के, और तुम बीच राह में ही छोड़कर चली गई। आंख खोलो सुनीता, मुझे देखो, मुझे पुकारो। मैं हूं तुम्हारा देवा, तुम्हारा होने वाला पति। सिर्फ एक बार मुझे पुकार लो सुनीता, पुकार लो। फफक फफक कर रोते हुए देवराज चौहान सुनीता के मृत शरीर से लिपटता चला गया। जगमोहन और बलबीर सिंह की आंखें गीली हो उठी। रोने से उन्होंने देवराज चौहान को नहीं रोका। देवराज रोता रहा, तड़पता रहा, सुनीता को पुकारता रहा, लेकिन सुनीता थी कहाँ जो उठ बैठती। वह तो उसका मृत शरीर था जो मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिल जाने वाला था। काफी देर के बाद देवराज चौहान को दोनों के पास खड़े होने का एहसास हुआ। जाओ, जाकर सो जाओ, देवराज चौहान ने भर्राए स्वर में कहा। मैं यहीं रहूंगा अपनी सुनीता के पास। आज आखिरी रात है, आज के बाद कहाँ देख पाऊंगा इसे। कहते हुए उसकी आंखों से पुनः झरझर आंसू बह निकले। कल इसका रीति के अनुसार संस्कार करेंगे। जगमोहन, बलबीर सिंह दोनों ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें मिली और खामोशी से बाहर निकल गए। देवराज चौहान आंसुओं भरी निगाहों से सुनीता की डेड बॉडी को देखने लगा। आंखों से बहते आंसू सुनीता के मृत शरीर पर गिर रहे थे। देवराज चौहान के हाथ की कांपती उंगलियां पुनः सुनीता के मृत चेहरे पर फिरने लगी। रंजीत लूथरा के फोन पर दर्शन सिंह तलवार के साथ दल सिंह पाड़ा घंटे भर में ही लिंक रोड के बंगले पर आ पहुंचा था। उसके हाव भाव में दुख गम से ज्यादा इस बात के प्रति अविश्वास था कि देवराज चौहान यहाँ आया और उसकी बेटी को कत्ल कर गया, जबकि वह जानता था कि उसकी बेटी चिन्ना पर काबू पाना आम इंसान के बस का काम नहीं था। वह काफी देर तक अनिश्चिंतता भरी स्थिति में खड़ा अपनी बेटी की लाश को देखता रहा। चेहरे पर गम, दुख और क्रोध के बादल मंडरा रहे थे। उसका प्यारा हम सफर नेवला इस समय सहमा सा नीचे बैठा चिन्नापाड़ा की लाश को देखे जा रहा था। दल सिंह पाड़ा ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठते हुए बेहद शांत स्वर में बोला, लुथरा, देवराज चौहान के आने के बारे में मालूम क्यों नहीं हो सका? मैं खुद हैरान हूँ गॉडफादर। रंजीत लूथरा सूखे स्वर में बोल उठा। बगल वाले ऑफिस कॉम्प्लेक्स की दीवार फांदकर वह भीतर आया था। हमारे 2 शिकारी कुत्तों की हत्या की, फिर मैडम चिन्ना के पास आ पहुंचा। दोनों में हाथापाई हुई। ना तो मैडम चिन्ना ने खतरे की घंटी बजाई और ना ही हमें किसी तरह का शोर शराबा सुनाई दिया। कष्ट लेकर पाड़ा ने सर्द लहजे में कहा, इस बंगले की सुरक्षा की व्यवस्था तुम्हारे हिस्से आती है लुथरा? जी हाँ। देवराज चौहान बंगले के भीतर तक आ गया। इसका मतलब तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही। क्यों, हम सही कह रहे हैं या गलत? आप सही कह रहे हैं। लुथरा का स्वर कांपने लगा। अपनी गलती मानते हो? जी। लुथरा की सांसें खुद ब खुद ही रुकने लगी थी। तुम्हारी लापरवाही से हमारी बेटी की जान चली गई लुथरा। मैं? हाँ या ना? हाँ हाँ। लुथरा के स्वर में मौत का भय था। मुझे कुत्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहे हो तुम्हें कुत्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दल सिंह पाड़ा ने बेहद शांत स्वर में कहा, जिस तरह तुमसे गलती हुई उसी तरह हमसे गलती हुई कि हमें तुम पर
भरोसा नहीं करना चाहिए था। किसी और पर भरोसा किया होता तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। रंजीत लूथरा सिर से पांव तक कांप उठा। दर्शन सिंह, इसे हमारे सामने से ले जाओ। 2 गार्डों के साथ इसे कार पर बाहर भेज दो। रात का वक्त है, गोली से उड़ाकर इसे किसी भी सड़क पर फेंक देना। नहीं गॉडफादर, मुझे क्षमा। हमारी बेटी की लाश हमारे सामने पड़ी है और तुम क्षमा मांग रहे हो? गलत बात है। तुम अपनी गलती मानते हो कि तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी बेटी की जान गई। इस गलती को मानने के पश्चात तुम क्षमा मांगने के काबिल ही नहीं रहे। दर्शन सिंह तलवार आगे बढ़ा और मौत के भय से थरथराते रंजीत लूथरा की कलाई पकड़े लगभग उसे खींचने के से अंदाज में बाहर लेता चला गया। मिनट भर में ही रंजीत लूथरा को 2 गार्डों के हवाले कर आया जो उसे बाहर ले जा रहे थे। दर्शन सिंह तलवार हद से ज्यादा गंभीर था। वह जानता था चिन्नापाड़ा की मौत अब तूफान बरपाने वाली है। पाड़ा ऐसे हालातों में अब बिल्कुल शांत हो जाता तो समझो मौत का आलम आने वाला था। हर तरफ खून ही खून नजर आना था। दर्शन सिंह, लगता है देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है। पाड़ा सर्द लहजे में बोला। यस गॉडफादर, हद से ज्यादा खतरनाक मामलों से देवराज चौहान का नाम जुड़ा हुआ है। पुलिस को उसकी तलाश है, वह वांटेड है। तलवार ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे देवराज चौहान चाहिए। मिल जाएगा गॉडफादर, वह जहां भी होगा हमारे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे 24 घंटे के भीतर देवराज चौहान चाहिए। दल सिंह पाड़ा ने अपना फैसला सुना दिया। अगर 24 घंटे में देवराज चौहान को तलाश नहीं कर सके तो तुम भी रंजीत लूथरा की तरह नाकाबिल समझे जाओगे और अंजाम तो जानते ही हो। यस गॉडफादर, दर्शन सिंह तलवार दृढ़ता भरे स्वर में बोला। कल की रात बीतने से पहले तक देवराज चौहान या उसकी लाश आपके सामने होगी। दल सिंह पाड़ा ने वॉच क्लॉक पर निगाह मारी। सुबह के 4 बज रहे थे। चिन्ना के शरीर में से त्रिशूल निकाल दो। हम अपनी बेटी की मौत को सामान्य मौत घोषित करके कल इसका दाह संस्कार कर देंगे। पाड़ा ने ठंडे स्वर में कहा। हमारी बेटी की मौत के बारे में सुनकर सारी दिल्ली अफसोस के लिए उमड़ पड़ेगी और हम किसी से भी मिलना नहीं चाहते। निश्चिंत रहिए गॉडफादर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। त्रिशूल निकालो। दर्शन सिंह तलवार चिन्नापाड़ा की लाश के पास पहुंचा। वह अभी तक वैसी ही पड़ी थी। किसी ने उसके शरीर को नहीं छेड़ा था। पीठ से त्रिशूल के तीनों शूल बाहर निकले नजर आ रहे थे, जिन पर लगा खून सूख कर अब काला पड़ चुका था। तलवार ने तीनों शूलों को पकड़कर खींचा तो त्रिशूल चिन्नापाड़ा के शरीर से निकलकर उसके हाथ में आ गया। इसे बेड पर डालो। तलवार ने त्रिशूल एक तरफ रखा और संभल कर चिन्नापाड़ा के मृत शरीर को बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और उसके ऊपर लिहाफ डाल दिया। अब वह सिर से पांव तक सफेद लिहाफ में ढकी मौत का पूर्णतः रूप लग रही थी। यह सब कार्य करते समय दर्शन सिंह तलवार का चेहरा बेहद गंभीर और शरीर में स्थिरता थी। तभी फोन की घंटी बजी। दल सिंह पाड़ा के इशारे पर दर्शन सिंह तलवार ने रिसीवर उठाया। मिनट भर बात सुनता रहा, फिर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। गॉडफादर, दर्शन सिंह तलवार सपाट स्वर में बोला। हमसे महीना लेने वाले पुलिस वाले ने खबर दी है कि सुनीता की लाश मोर्ग से गायब हो गई है। 2 आदमी लाश को ले गए हैं। उनके चेहरे की खास पहचान नहीं हो सकी। दल सिंह पाड़ा के चेहरे पर वहशी मुस्कान फैल गई। पुलिस वाले को कैसे पता चला कि सुनीता का मामला हमसे कनेक्टेड है? रंजीत लूथरा ने उससे कह रखा था कि सुनीता की लाश के बारे में कोई कारामात जानकारी हो तो खबर कर दे। दर्शन सिंह, दल सिंह पाड़ा का स्वर जहान भर की दरिंदगी से भर गया। देवराज चौहान ने खुद बता दिया है कि कल हम उससे कहां मिल सकते हैं। सुनीता की लाश मोर्ग से उठा ले जाने का मतलब है कि वह मुनासिब ढंग से उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है, और वह मुनासिब जगह शमशान भूमि के सिवाय और कौन सी हो सकती है। अपने सारे आदमी दिल्ली की सारी शमशान भूमियों पर फैला दो। जितने भी विद्युत शवग्रह है उन पर भी नजर रखी जाए। कल देवराज चौहान से हमारी मुलाकात अवश्यंभावी होगी और यह मुलाकात अंतिम होगी। पाड़ा की आंखों में मौत के निशान चमकने लगे थे। चिन्ना की मौत की खबर अभी आम न की जाए। पहले हम देवराज चौहान का निपटारा करेंगे। जिस शमशान भूमि में वो सुनीता का अंतिम संस्कार करने आएगा, वहां हम उसके शरीर को भी आग देंगे। तिलक नगर से सबसे करीब सुभाष नगर की ही शमशान भूमि पड़ती थी। वह तीनों कार पर वहीं पहुंचे। जगमोहन ने बलबीर सिंह के बताए रास्ते पर कार शमशान भूमि के भीतर ले जाकर रोक दी। देवराज चौहान पिछली सीट पर सुनीता की लाश के समीप बैठा था। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। चेहरा वीरान सा प्रतीत हो रहा था। अब तो कुछ ही देर की बात थी, सुनीता का शरीर राख में बदल जाना था और उसके बाद सुनीता महज एक याद, एक कहानी बनकर रह जानी थी। तुसी लोग ऐथे ही बैठो, मैं क्रियाक्रम वाले आचार्य नू पटा के आना वा। ओ मानेगा नहीं एनच क्रियाक्रम करने, देख दे ही समझ जाएगा कि मामला गड़बड़ है। बलबीर सिंह कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। शायद वह ना माने, मैं साथ चलता। कोई लोड नहीं। उसकी बात काटकर बलबीर सिंह हिंसक स्वर में क्या उठा। अगर ओ नहीं मनिया ते औदा क्रियाक्रम मैं अपने हत्था नाल इसी शमशान विच कर दांगा। समझिया तू? 2 मौके अनु दोगा।
पैसे का मौका जो चाहेगा ओनू मिलेगा। दूसरा मौका रिवॉल्वर ओदी खोपड़ी ते रख दांगा, तद भी नहीं मन्या तो वदा क्रियाक्रम करके ही आवांगा। इको को ई तो जगह नहीं है, किसी और जगह चले पाओगे, कितने ना कितने तो कम बनेगा ही। कहने के साथ ही बलबीर सिंह कार से उतरकर आगे बढ़ गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, जो सब कुछ भूलकर सुनीता के मृत चेहरे में डूबा हुआ था। रह रहकर अपना हाथ सुनीता के पीले और सख्त हो रहे चेहरे पर फेर रहा था। उसके मृत शरीर में भरपूर अकड़ाहट आ चुकी थी। देवराज चौहान की हालत देखकर जगमोहन का मन भर आया और उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। देवराज चौहान ने क्या सोचा था और क्या हो गया। सुनीता का साथ पाकर आपराधिक दुनिया को छोड़ देने का फैसला कर लिया था उसने। वह अच्छा इंसान बनना चाहता था, परंतु सुनीता की मौत ने उसे वापस फिर वहीं ला खड़ा किया था। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता था। बलबीर सिंह ने 15 मिनट लगाए शमशान भूमि के स्टाफ को पटाने में। एक आध जो अपने उसूलों के पक्के थे उन्हें रिवॉल्वर की घुड़की देकर वह रास्ते पर ले आया। चूंकि पैसे की परवाह नहीं थी, इसलिए बलबीर सिंह ने इस काम के लिए 20,000 रुपया दिया। जल्दी से सारा काम निपटा दिया गया। आचार्य ने सारी क्रिया रस्म अदा की। चिता को सजाया गया। नीचे 2 बड़ी लकड़ियां रखकर ऊपर सुनीता के मृत शरीर को रखा। तत्पश्चात चिता को लकड़ियों से सजाया जाने लगा। लकड़ियां रखने में देवराज चौहान, बलबीर सिंह और जगमोहन खुद हिस्सा ले रहे थे। चिता तैयार होते ही आचार्य के मंत्रोच्चारण के पश्चात आचार्य के कहने पर देवराज चौहान ने अपनी प्यारी सुनीता की चिता को आग दे दी। ऐसा करते समय उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। गीली निगाहों से वह सुलगती चिता के उठते शोलों को देखता रहा। लकड़ियों के सुलगने की कड़ कड़ की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। इस बीच कुछ लोग एक और अर्थी को लेकर आ गए थे। दूसरी चिता की तैयारियां होनी आरंभ हो गई। 20 मिनट, आधा घंटा कहीं बैठ लो, मैं दूसरी चिता का इंतजाम कर लूं, आचार्य ने देवराज चौहान से कहा। उसके बाद तुम्हें कपाल क्रिया से गुजरना होगा। देवराज चौहान कुछ न बोला, सुलगती चिता को देखता रहा। आचार्य चला गया। जगमोहन और बलबीर सिंह भी गुमसुम से थे। आधे घंटे के बाद आचार्य देवराज चौहान के पास आया। आओ, कृपाल क्रिया का काम पूरा कर ले। देवराज चौहान आचार्य के साथ सुनीता की जलती चिता के पास पहुंचा। चिता की आंख से सेक और क्रोध से देवराज चौहान का चेहरा तप रहा था। आचार्य ने उसे बांस थमाकर समझाया। देवराज चौहान ने सुलगती चिता के सिर की तरफ बांस को जोरों से मारा और हवा में उछालकर जलती चिता से होता हुआ बांस को दूसरी तरफ जोर से फेंक दिया। बांस गिरने की आवाज आई, फिर शांति छा गई। अंतिम संस्कार की समस्त रस्में पूरी हो चुकी थी। इस काम से निपटकर देवराज चौहान पलटा ही था कि उसके कदम जड़ होकर रह गए। आंखों में सर्द भाव व्याप्त हो गए। कुछ ही दूर पर ड्रम के आकार 5 फुटा दल सिंह पाड़ा खड़ा था। शांत और कठोर चेहरा, मोटी काली आंखें। देवराज चौहान पर नेवला कंधे पर बैठा उसे ही देखे जा रहा था। 2 पल पहले बलबीर सिंह और जगमोहन भी पाड़ा को देख चुके थे। आने वाले वक्त को समझते ही उनके जिस्मों में तनाव भर चुका था। एकाएक दल सिंह पाड़ा आगे बढ़ा। हम बहुत देर से यहाँ पर मौजूद थे, दल सिंह पाड़ा ने क्रूरता भरे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया गया ताकि अपनी अंतिम इच्छा, अपनी चाहने वाली के सारे क्रम ठीक ढंग से पूरे कर लो। अब तुम सुनीता के अंतिम संस्कार से निपट चुके हो। उधर, वहां देखो। पाड़ा ने उस तरफ इशारा किया जहां दूसरी चिता सजाई जा रही थी। देवराज चौहान ने निगाह घुमाकर देखा। चिता सज चुकी थी। वह तुम्हारी चिता है। लोगों की चिता तो मरने के बाद सजती है, लेकिन हमने तुम्हारी चिता जीते जी सजा दी। लोगों को चिता में लिपटा कर अग्नि दी जाती है, लेकिन तुम्हें चिता को अग्नि देने के पश्चात चिता में डाला जाएगा। कितनी बेहतर मौत दे रहे हैं हम तुम्हें, दल सिंह पाड़ा ने हिंसक स्वर में कहा। उसका सदा सामान्य रहने वाला चेहरा अब दरिंदों से मेल खाता महसूस हो रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। यहाँ पर हमारे आदमियों का घेरा है, तुम अपने को मरा ही समझो। मेरी बेटी को मारकर तुमने क्या सोचा कि बच जाओगे? वह कुतिया तो थी ही मरने के लायक। देवराज चौहान दांत भींचकर बर्फ की मानिंद सर्द स्वर में बोला, जिस तरह तुम अपनी बेटी की मौत पर तड़प रहे हो, उससे कहीं ज्यादा मैं सुनीता की मौत पर तड़प रहा हूँ। तुम्हारी बेटी ने सुनीता को मारा, मैंने तुम्हारी बेटी को। अब तुम भी मौत का खेल खेलने आए हो। हाँ, पाड़ा ने शब्दों को चबाकर सिर हिलाया। मैं भी तुम्हारे साथ मौत का खेल खेलने आया हूँ। देखो तो सही कितना दम है तुम में। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही तरह अपने पर बहुत घमंड था। वह समझती थी उसकी या उसके बाप की टक्कर का आदमी कोई नहीं है। जब वह मरी तो उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला कि वह मर रही है। देवराज चौहान ने मौत के स्वर में गुर्रा कर कहा, और अब तू मुझे मेरी चिता दिखा रहा है? कुछ गलत कहा मैंने? पाड़ा हिंसक अंदाज में गुर्राया। उस देवराज चौहान ने चिता की तरफ इशारा किया। स्वर में खुंखारता ही खुंखारता थी। चिता पर मेरा नाम लिखा है जो उसे मेरी कह रहे हो? हमने नाम लिखा है उस चिता पर तुम्हारा। तुम्हारी बेटी ने भी मेरी मौत का ऐलान किया था। देवराज चौहान एक कदम आगे बढ़ाकर बोला, और अब तुम भी वैसे ही अंदाज में बात कर रहे हो। मेरे रास्ते में ना आओ पाड़ा, वरना। दल सिंह पाड़ा ने नजर न आने वाली गर्दन घुमाई और
चिता की तरफ देखा। वहां मौजूद 20 व्यक्तियों की निगाह उस पर ही थी। पाड़ा ने हाथ उठाकर हिलाया तो अगले ही पल चिता को आग दे दी गई। अपनी चिता को आग लगती देख लो देवराज चौहान, सिर्फ कुछ ही देर की जिंदगी रह गई है तुम्हारी, चलो चिता की तरफ चलो। तभी बलबीर सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर पाड़ा पर तान दी। ओए, बलबीर सिंह खूनी स्वर में गुर्राया, तू अपनी जान दी फिक्र कर, गलती नाल तू अपनी ही चिता तैयार। रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर उठा ले। पाड़ा का चेहरा क्रोध से धधक उठा। कई गने तुम लोगों की तरफ है, खोज भरी नजरें घुमा लो, सब गनों का मुंह तुम्हें अपनी ही तरफ नजर आएगा। देवराज चौहान, बलबीर सिंह और जगमोहन तीनों की निगाहें घूमी। उन्हें 4 ऐसी गनें नजर आई जो उनकी तरफ तनी थी। पाड़ा पर रिवॉल्वर तनते पाकर दर्शन सिंह तलवार गन संभाले सामने आ गया था। हो गई तसल्ली तुम्हारी, तो रिवॉल्वर गिराकर हाथ ऊपर उठा लो। पाड़ा पुनः गुर्राया। खतरनाक हालात थे, दोनों तरफ मौत ही मौत थी। पाड़ा की बात मानी जाए तो मौत, न मानी जाए तो मौत, मरना तो था ही। देवराज चौहान एकाएक दरिंदा नजर आने लगा। जगमोहन ने फौरन रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। बलबीर सिंह की मुद्रा में रत्ती भर भी फर्क न आया था। पाड़ा देवराज चौहान की मौत के से स्वर में बोला, तेरी बात माने या ना माने, जिंदा तो तू हमें छोड़ने वाला नहीं, तो क्यों ना बचने की छोटी सी कोशिश कर ली जाए। जितने आदमी लेकर तू हमारे सिर पर आन खड़ा हुआ है, अपने आदमियों के दम पर हमसे टकरा कर विजय पाना चाहता है। शायद तुझे जीत हासिल हो भी जाए, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। देवराज चौहान के शब्द पूरे होने की देर थी कि जगमोहन ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। निशाना दर्शन सिंह तलवार था। इस तरह गोली चलाए जाने की किसी को आशा नहीं थी। गोली तलवार के गन वाले हाथ से टकराती पेट में जा घुसी। तलवार के हाथ से गन छूटी और पेट थामते हुए नीचे बैठता चला गया। पीड़ा की अधिकता के कारण चीख गले में ही घुटकर रह गई थी। इधर जगमोहन के गोली चलाते ही पाड़ा की निगाहें तुरंत दर्शन सिंह की तरफ घूमी ही थी कि देवराज चौहान ने छलांग मारी और दल सिंह पाड़ा के ड्रम समान मोटे शरीर से चिपक गया। कंधे पर पड़ा नेवला छलांग मारकर नीचे जा गिरा। पाड़ा देवराज चौहान के बंधनों में गुर्रा कर रह गया। तभी गोलियों की तड़तड़ाने की आवाजें गूंज उठी। जगमोहन को तो पहले ही ऐसा होने की आशा थी, सो उसने तुरंत अपनी जगह छोड़ी और खुद को जमीन पर गिरा लिया। परंतु बलबीर सिंह गोलियों का शिकार हो गया। कई गोलियां उसके शरीर में जा धसी। हाथ में थमी रिवॉल्वर दूर जा गिरी। दर्द से वह चीखा, ओ कुत्तो, एक ही कित्ता। बलबीर सिंह का सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। चेहरे पर पानी समान पर पसीना चमकने लगा था। धीरे धीरे उसके घुटने मुड़े और पेट के बल नीचे जा गिरा। वह मौत की आखिरी सांसें गिन रहा था। तब तक देवराज चौहान की रिवॉल्वर जेब से निकलकर दल सिंह पाड़ा की खोपड़ी से सट चुकी थी। पाड़ा स्तब्ध। उसे अपने बचाव में कुछ भी करने का मौका न मिला। वैसे भी उसे आशा नहीं थी कि इतने तगड़े घेराव को देखकर ये लोग गोली चलाने जैसी हिमाकत कर देंगे। अपने कुत्तों से कहा, गने फेंक कर सामने आ जाए। देवराज चौहान हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर ठकठकाकर क्रूरता भरे स्वर में बोला, पाड़ा खामोश। दल सिंह पाड़ा। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे लहजे में कह उठा, अब बचने की कोई सूरत नहीं। तू इतने सारे आदमी लेकर आया है कि मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मरना तो मुझे है ही, या तो खुद को बचाने की कोशिश भर है। अगर मरा तो पहले तू मरेगा। जो कहता हूं वह चुपचाप मानता जा। तेरे बारे में तो मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरा कहा मानकर मेरा भला करेगा। कह अपने आदमियों को गने फेंक कर हाथ उठाए और सामने आ जाए। पाड़ा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने थोड़ा सा हाथ उठाकर खास अंदाज में इशारा किया। देखते ही देखते कई गने नीचे आ गिरी और खतरनाक चेहरे सामने आ गए। वह 9 थे। कान खोलकर सुन पाड़ा, जो अब मैं कहूं वही हो, वरना रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में मारकर ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरी लाश बिना सिर की लगने लगेगी। देवराज चौहान मौत के से स्वर में सर्द भाव में बोला, अपने सारे आदमियों से कह यहां से चले जाएं, शमशान भूमि से दूर। जिन गाड़ियों पर बैठकर आए हैं उन पर वापस चले जाएं। क्या इन्हें? पाड़ा के शरीर में व्याकुलता की लहर दौड़ गई। नहीं। पाड़ा के मोटे होठ भिज गए। पलक झपकते ही देवराज चौहान की नाल घूमी। गोली चली और गर्म नाल पुनः पाड़ा की कनपट्टी पर आ लगी। चंद कदमों के फासले पर बैठा नेवला गोली लगते ही खील खील हो गया। जिस्म का थोड़ा खून वहां नजर आया जहां कुछ पल पूर्व वह मौजूद था। अपने आदमियों से कहा यहां से चले जाए, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। उसके स्वर में निर्णायक भाव थे। पाड़ा ने हालात की नाजुकता को फौरन महसूस किया। तुम सब लोग यहां से वापस चले जाओ, पाड़ा कठिनता से बोला। उसके आदमियों में इन शब्दों के साथ हलचल मच गई। सुन पाड़ा, कान खोलकर सुन। मेरा आदमी चेक करेगा कि तुम्हारे आदमी गए हैं या नहीं। अगर एक भी हीरो बनने की कोशिश करता हुआ नजर आ गया तो खुद को मरा ही समझना। क्रियाकर्म करने वाला आचार्य गुम होश में सुनीता की धधकती चिता के करीब मरण शरण अवस्था में बैठा कांपे जा रहा था। अगर सब चले गए तो मेरा क्या होगा? पाड़ा फंसे स्वर में बोल पड़ा। मालूम नहीं, देवराज चौहान खुनी स्वर में बोला। अभी मैंने सोचा नहीं कि तुम्हारा क्या करना है। फिलहाल तो तुम्हारे सपोलों से छुटकारा पाने के मूड में हूं। दल सिंह पाड़ा कई पलों तक असमंजसता की स्थिति में खड़ा रहा। कोई जरूरी नहीं कि तू मेरी बात मान ले, इनकार भी कर सकता है, लेकिन सोच ले तेरे इनकार की स्थिति में भी
हम तेरी आड़ में से सुरक्षित निकल जाएंगे। उसके बाद तेरे जीवन की कोई गारंटी नहीं, अलबत्ता मौत की गारंटी मैं लेता हूँ। 2 पल में ही पाड़ा ने फैसला किया और ऊंचे स्वर में बोला, तुम सब वापस चले जाओ, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। मेरी कार बाहर ही रहने देना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यहाँ या बाहर कोई नहीं रुकेगा। कहने के साथ ही उसने नीचे पड़े दर्शन सिंह तलवार पर निगाह डाली, जो कि मर चुका था। दर्शन सिंह तलवार जैसे खतरनाक आदमी पर उसे पूरा भरोसा था, परंतु उसे कुछ भी कर गुजरने का मौका नहीं मिला था। गोली लगी और मर गया। पाड़ा के शब्दों के समाप्त होने की देर थी कि उसके मौजूद आदमियों में हलचल सी मच गई। धीरे धीरे सब बाहर की तरफ बढ़ते चले गए। कुछ देर बाद बाहर वाहनों के स्टार्ट होने और जाने की आवाजें आई। 5 मिनट बीत गए। किसी तरह की आहट न उभरी, सारी हलचलें थम चुकी थी। जगमोहन, देवराज चौहान गुर्राया। एक नजर मार करा, सारे कुत्ते चले गए हैं या कोई भौंकने की कोशिश में घात लगाए बैठा है। नीचे पड़ा जगमोहन उठा, रिवॉल्वर थामे खतरनाक अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ गया। 3 मिनट बाद वापस लौटा। कोई नहीं है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए मौत के भाव गहरे हो गए। तब तक शमशान भूमि के कर्मचारी भी कुछ दूर पर खड़े दहशत भरी निगाहों से सारा नजारा देख रहे थे। आचार्य जो कुछ दूरी पर मौजूद था, वह भाग कर कांपता हुआ अपने आदमियों के पास जा पहुंचा था। देवराज चौहान ने उसकी कनपटी से रिवॉल्वर हटाकर कमर में घुसेड़ने के से अंदाज में सटा दी। पाड़ा, अब उस जल रही चिता की तरफ चल जिस पर तूने मेरा नाम लिखा था। स्वर के एक एक कण में मौत झलक रही थी। क्या मतलब? पाड़ा का ड्रम जैसा शरीर जोरों से हिला। मतलब तू भी समझता है? देवराज चौहान मौत की आवाज में हंसा। सुनो, मैंने तुम्हारा हर कहा माना है, इसलिए मेरा सारा कहा माना होता तो यह नौबत ही ना आती। मैंने तुझे कहा था कि हिस्सा बराबर हो गया है, तू चला जा यहाँ से, लेकिन तब तू मुझे समझाने लग गया कि मेरी मौत कैसे होगी। मैं छोड़ो, खत्म करो यह किस्सा। पाड़ा घबरा कर जल्दी से बोला, तुमसे दुश्मनी खत्म करके मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। चिन्ना डकैती का जो पैसा ले आई थी वह तुम्हें सौंप दूंगा, कुछ ऊपर ही दूंगा। भविष्य में हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब मुझे महसूस हो चुका है कि तुम वास्तव में मेरी टक्कर के आदमी हो। तुम जैसा इंसान दुश्मनी के नहीं दोस्ती के काबिल होता है, लेकिन मेरी निगाहों में दुश्मन सिर्फ दुश्मनी के ही काबिल होता है। देवराज चौहान मौत की हंसी हंसने लगा। देवराज चौहान का अपना उसूल है, दुश्मन को कभी माफ न करो, उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दो, वरना खुद मारे जाओगे। मुझ पर विश्वास करो। मैं चल चल, जगमोहन आगे बढ़कर गुर्राया, तेरी चिता जल रही है, अब मौत ही तेरा भाग्य बन चुकी है। तुझे अपने आदमी यहाँ नहीं भेजने चाहिए थे। सबसे बड़ी गलती तो तूने अपने आदमी भेजकर की है। पाड़ा का चेहरा फक रंग पीला पड़ गया। आखिरी बार कह रहा हूँ पाड़ा। देवराज चौहान वहशीपन में क्या उठा। चिता की तरफ बढ़ना शुरू कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तूने हमारी बात नहीं मानी तो सारी गोलियां तेरे शरीर में उतार दूंगा। पाड़ा के शरीर में भय से जोरों का कंपन हुआ। अपनी मौत को सामने पाकर भी वह स्वीकारने में हिचकिचा रहा था। कांपती टांगों से वह कुछ दूरी पर जल रही चिता की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान और जगमोहन सावधानी से उसकी अगल बगल में थे। किसी तरह पाड़ा सूखे स्वर में बोला, यह मामला यूं ही समाप्त नहीं हो सकता। नहीं, तय करने के बाद मैं मामले समाप्त नहीं किया करता। आगे बढ़ता रहे, यह आखिरी समय है तेरा। किसी भगवान को मानता है तो उसे याद कर ले। पाड़ा कुछ ना बोला, चिता से 6 कदम की दूरी पर छिटक गया। चिता की आग की गर्मी उनके शरीरों को झुलसाए दे रही थी। मौत आनी ही है, इसलिए मुझे मौत से डर नहीं लगता। एकाएक पाड़ा ठंडे और स्थिर लहजे में कह उठा, लेकिन इस तरह जिंदा चिता में जलना मैं पसंद नहीं करूंगा। ऐसे वहशी काम मुझे भी पसंद नहीं। देवराज चौहान दरिंदगी भरे लहजे में कह उठा, लेकिन मत भूल कि यह चिता तूने खुद ही जलाई थी। ऐसी मौत तो तू मुझे देने जा रहा था जैसे खुद मरने जा रहा। पाड़ा के ड्रम जैसे शरीर में बिजली कौंधी व जगमोहन के रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा। जगमोहन सतर्क था, फिर भी पाड़ा की भारी हथेली उसके रिवॉल्वर पर छा गई। इससे पहले कि वह जगमोहन का रिवॉल्वर छीन पाता, देवराज चौहान ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। गोली पाड़ा के कुल्हे में जा धंसी। पाड़ा के दोनों हाथ कुल्हे पर जा टिके। वह गला फाड़कर भैंसे की तरह हुंकारा। जोरों से लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुआ तो देवराज चौहान ने उसे थाम लिया और चीख कर बोला, पकड़ इसे जगमोहन, फेंक दे हरामी को जलती चिता पर। ऐसी दहशत से भरी मौत का इंतजाम इसने मेरे लिए किया था। रिवॉल्वर जेब में डालकर उसने दलसिंह पाड़ा की टांगे थाम ली। इस समय दोनों मौत रूपी आंख के गोले लग रहे थे। नहीं, मुझे ऐसी मौत मत दो। पाड़ा मौत की दहशत से चीख पड़ा, मारना ही है तो गोली मार दो, गला घोट दो, मुझे जलती चिता में मत फेंको। मुझे जलती चिता में मत फेंको। अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम दोनों को इतनी दौलत दे दूंगा कि। तब तक देवराज चौहान और जगमोहन ने पाड़ा के मानो भारी बदन को उठा लिया था। देवराज चौहान ने पाड़ा की बाहों में हाथ डालकर उसे उठा रखा था और जगमोहन ने उसकी पिंडलियां थामकर उठा रखी थी। पाड़ा उनकी पकड़ से छूटने के लिए गला फाड़कर चीखते हुए जोर जोर से उछलने लगा। उसके चेहरे की दशा देखने वाली थी। वह पागल सा चीखे जा रहा था, जाने क्या क्या बोले जा रहा था। उसके इस प्रकार उछलने के कारण एक बार वह देवराज चौहान की पकड़ से फिसलते फिसलते बचा। दोनों की मौत से भरी निगाहें आपस में मिली। पाड़ा को उठाए दोनों चीता के करीब पहुंचे। पल भर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे चीता की आंख की लपटें उन्हें अपने घेरे में ले लेंगी।
अगले ही पल देवराज चौहान और जगमोहन ने दांत भींचकर पाड़ा के शरीर को झुलाया। पाड़ा गला फाड़कर दहशत भरे अंदाज में चीखा, खुद को उनके बंधनों से आजाद करवाने के लिए छटपटाया। उसके शरीर को जोरों से झुलाकर चिता पर फेंक दिया। पाड़ा के कंठ से दिल दहला देने वाली चीख निकली। वह ठीक चिता के ऊपर गिरा था। उसका भारी शरीर ही उसकी जान का असली कारण बना। चिता के ऊपर गिरते ही उसका भारी शरीर मोटी मोटी जलती लकड़ियों में धंसता चला गया। चिता में जोरों की हलचल पैदा हो गई। पाड़ा की दहशत पैदा करने वाली चीखें गूंजती रही। चिता में तूफानी हलचल छाई रही, जैसे सैकड़ों भूत चिता में प्रवेश कर गए हो। मिनट भर तक यही आलम रहा, फिर शांति छाती चली गई। पाड़ा की चीखें कराहों में बदलने लगी। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। अगले ही पल वह पलटे और बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। शमशान भूमि के कर्मचारी सहम कर पीछे होते छटते चले गए। बाहर खड़ी कार का स्टीयरिंग संभाले देवराज चौहान ने और जगमोहन ने कार स्टार्ट की। दरवाजे पूरी तरह बंद भी नहीं हुए थे कि कार तूफानी गति से भाग निकली। दोनों के चेहरे पर मौत के चिन्ह विद्यमान थे। पाड़ा ने उनकी मौत का पूरा प्रबंध कर लिया था। बचने के चांसेस समाप्त हुए पड़े थे। अगर बलबीर सिंह दर्शन सिंह तलवार पर गोली चलाकर पाड़ा का ध्यान उस तरफ न लगा देता तो शायद पाड़ा अपने मौत के खेल में भी जीत जाता। पाड़ा का ध्यान दर्शन सिंह तलवार की तरफ होते ही देवराज चौहान ने उस पर काबू पाकर उसे अपने रिवॉल्वर की नोक पर रखकर बाजी को पलट डाला था, वरना उनकी मौत तो निश्चित ही थी। बलबीर सिंह की खामखा वाली मौत पर उन्हें वास्तव में बहुत दुख हुआ कि बेचारा खामखा मारा गया। 5 मिनट में ही वह लोग वापस तिलक नगर के एरिया में थे। शमशान भूमि के कर्मचारियों और पाड़ा के आदमियों की निगाहों में उनकी कार आ चुकी थी, इसलिए कार के रूप में खतरा लेकर घूमना ठीक नहीं था। उन्होंने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया, फिर पैदल ही आगे बढ़ गए। दोनों के मन भारी हो रहे थे। मौत के मुंह से निकलकर आए थे। सूर्य आसमान पर चढ़ाया था। दोपहर का 1:30 बज रहा था। दोनों की निगाहें आपस में मिली। प्रश्न था, अब क्या करना है? हमें फौरन दिल्ली छोड़ देनी चाहिए, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मेरा भी यही ख्याल है, जगमोहन ने फौरन हामी भरी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और भारी स्वर में बोला, मुझे नहीं मालूम था कि बैंक को लूटने के पश्चात इतने खतरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। जगमोहन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि उसका दिमाग पुनः सुनीता की मौत की तरफ भटक जाए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जगन भाई को इस मामले में ना लो। उसी के कारण तो पाड़ा ने हमारे मामले में दखल दिया, वरना सब कुछ ठीक था। पाड़ा ने जगन भाई के कारण नहीं, बल्कि उस इंसान के कारण हमारे मामले में टांग अड़ाई जिसने मेरे नाम की सुपारी पाड़ा को दी। अभी तक समझ नहीं आ सका कि वह कौन है जो मुझे मरा देखना चाहता था। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। जगन भाई अगर पकड़े जाने पर भी चिन्ना पाड़ा के सामने मुंह बंद रखता तो यह सब ना होता। उसे चाहिए था कि कुछ वक्त यूं ही बिता लेता, बाद में किसी तरह शायद मैं उसे चिन्ना पाड़ा की कैद से आजाद करा लाता। लेकिन वह चिन्ना पाड़ा जैसी खतरनाक औरत के सामने टिक ना पाया और मुंह खोल दिया। जगमोहन ने भी सिगरेट सुलगा ली। दिल्ली की पुलिस हमारी तलाश में जमीन आसमान एक कर दे, उससे पहले ही हमें दिल्ली से कूच कर जाना चाहिए। मकान पर जाकर नोटों से भरे दोनों सूटकेस और पेटी को उठाकर टैक्सी लेकर स्टेशन पर चलते हैं। जो भी ट्रेन तैयार होगी उसी पर सवार हो जाएंगे, जगमोहन ने सिर हिला दिया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पाड़ा और उसकी लड़की चिन्ना पाड़ा दोनों बहुत ही खतरनाक थे, जगमोहन ने कहा। हाँ, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। दल सिंह पाड़ा तो इतना नहीं था जितना कि चिन्ना पाड़ा अपने बाप से कई कदम आगे थी। जब उससे मेरा टकराव हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि उस पर काबू पाना उतना आसान नहीं जितना कि मैंने सोचा था। वह जानती थी मुझ पर आसानी से काबू पा लेगी, इसलिए उसने खतरे की घंटी बजाकर गार्डों को भी नहीं बुलाया। इत्तेफाक ही था कि मेरे हाथ में शिव प्रतिमा पर लगा त्रिशूल आ गया, और इससे भी बड़ा इत्तेफाक था कि त्रिशूल फेंकने का निशाना ठीक बैठा, वरना उस वक्त तो बाजी पलटने का पूरा पूरा चांस था। बातें करते करते दोनों तिलक नगर चौक पर पहुंचे कि ठिठक कर रह गए। वहां पर करीब 1000-1500 आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। दोनों के चेहरों पर असमंजसता के भाव उभर आए। दोनों आगे बढ़े और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए किसी तरह सबसे आगे जा पहुंचे, और वहां जो देखा उनकी दिल की धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। दोनों के धड़कते दिल मानो थम गए। आंखें फटी की फटी रह गई। होश गुम होकर जाने कहां खो गए। सकते किसी हालत में खड़े के खड़े रह गए। 30 गज के दायरे में पतले सिकुड़े 25-30 बरस के 2 लड़के सहमे से बैठे थे। वहां पर पुलिस के 50 कर्मी मौजूद थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। उन दोनों लड़कों के करीब उन दोनों के सूटकेस और छोटी वाली पेटी मौजूद थी। एक सूटकेस खुला हुआ था और 100 के नोटों की गड्डियां सड़क पर बिखरी पड़ी थी। देवराज चौहान और जगमोहन की फटी फटी आंखें आपस में मिली। देवराज चौहान वहां ज्यादा देर न खड़ा हुआ और भीड़ को काटता हुआ पीछे हटने लगा। पुलिस को उसकी तलाश थी और उसे डर था कि कोई पुलिस वाला उसे पहचान न ले। कुछ पलों में वह भीड़ से बाहर था। मस्तिष्क हवा में उड़ रहा था कि क्या हुआ पड़ा है। मकान में पड़े नोटों से भरे दोनों सूटकेस और पेटी यहाँ पर कैसे आ गए? माजरा क्या है? 10 मिनट के पश्चात जगमोहन की वापसी हुई। जहान भर की थकावट उसके चेहरे पर सिमटी हुई थी। चेहरे पर बर्बादी के लक्षण छाए हुए थे। दोनों धीमे कदमों से आगे बढ़ते चले गए। यह सब क्या है? देवराज चौहान के होठों से निकला। मैंने मालूम किया है, जगमोहन ने भरे स्वर में कहा। सूटकेसों के पास जो 2 हरामजादे युवक बैठे हैं, कमीने कुत्ते साले चोर हैं।
हमारी बदकिस्मती से वह हमारे ही मकान में चोरी करने घुसे। वहां उनके हाथ नोटों से भरे सूटकेस और छोटी पेटी पर लग गए, जिन्हें उठाकर दोनों खिसक रहे थे। चौक तक पहुंचते ही एक सूटकेस खुल गया और नोटों की गड्डियां सड़क पर बिखर गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका तो है ही, पकड़े गए, लोगों ने घेर लिया, पुलिस आ गई। यह सारा हादसा सिर्फ आधा घंटा पहले ही हुआ है। देवराज चौहान का चेहरा अफसोस भरी मुस्कान से भर गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हाथ खाली के खाली ही रहे। जगमोहन भुनभुनाया, शायद अपनी किस्मत में ही यह सब लिखा है। हाथ मारकर भी हमेशा खाली ही रह जाते हैं। भाग्य की रेखा का लिखा कौन मिटा सकता है? देवराज चौहान ने भारी स्वर में कहा। चेहरे पर फीकापन उभर आया था। लेकिन यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है? जगमोहन शायद भाग्य की बात कबूल करने को राजी नहीं था। करोड़ से ऊपर की दौलत हाथ में आकर भी निकल गई थी। उनके ख्याल में सूटकेसों में करोड़ से 5-10 लाख के ऊपर की ही रकम होनी चाहिए थी। यह सब उनके लिए सदमे से कम नहीं था। यह सब तो भगवान से पूछना पड़ेगा कि यह सब हमारे साथ क्यों होता है। देवराज चौहान ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे सब्र करने के लिए इतना ही काफी है कि हम हमेशा बच निकलते हैं। अब हमें निकल चलना चाहिए। अब तक पुलिस को मालूम हो चुका होगा कि वह दौलत बैंक से लूटी हुई है। उधर जब पाड़ा के आदमियों को पाड़ा की मौत के बारे में पता चलेगा तो वह फौरन पुलिस को सब कुछ बता देंगे, यानी कि यह बात 1-2 घंटों में जग जाहिर हो जाएगी कि बैंक डकैती में हमारा हाथ है। पुलिस को मालूम होने की देर है कि मैं दिल्ली में हूं। उसके बाद दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्तों पर ऐसा तगड़ा पैरा होगा कि हमारा दिल्ली से बाहर निकल पाना असंभव हो जाएगा। जगमोहन कहता भी तो क्या। स्टैंड से उन्होंने टैक्सी पकड़ी और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। देवराज चौहान ने सीट की पुश्त से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने सुनीता का खूबसूरत चेहरा सामने आने लगा। काश वो जिंदा होती। सुनीता की याद आते ही उसका मन भारी हो गया था। बंद आंखों के बीच आंसू आ फंसे थे। और जगमोहन, वह तो उन दोनों चोरों को मन ही मन कोसे जा रहा था जिन्होंने हाथ में आई करोड़ से ऊपर की दौलत को उनसे दूर करके उन्हें फिर खाली हाथ कर दिया था। उल्लू के पट्टे अब सारी जिंदगी जेल में पिसेंगे। जगमोहन चोरों को एक के बाद एक नई नई बद्दुआएं देने में लगा हुआ था। समाप्त। दोस्तों, यह बेहद शानदार, बेहद थ्रिलिंग नॉवेल की ऑडियो बुक आपको कैसी लगी यह हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू।